हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों सीसेट की हमारी स्पेशल सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है 1 बाय 1 करके। और इस क्रम में देखिए आज हम 14th लेक्चर पर पहुंच गए हैं। 13 लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है एक एक टॉपिक करके, और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे दोस्तों जिसको हमने कवर किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह देखे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये 14th लेक्चर में हम कवर करेंगे मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये मिसलेनियस जो भी हमारे टॉपिक बचे हुए थे, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्रहेंशन की हम बात कर रहे थे। तो अभी तक हमारा मैथ्स का पोर्शन चल रहा था दोस्तों। क्लियर है? तो मैथ्स के पोर्शन में आज हमारी ये लास्ट लेक्चर है, उसमें हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं हमारे उनको हम कवर करेंगे। तो जैसे बताया मैंने, मेंसुरेशन यानी इसको बोलते हैं क्या, इसको क्षेत्रमिति बोलते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो ये हो गया आपका क्षेत्रमिति। उसके बाद त्रिगोणोमेट्री हो गया है, मतलब त्रिकोणमिति, तो ये हो गया त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और उसके बाद इसी क्रम में हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, यानी ऊंचाई एवं दूरी। क्लियर? तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक होगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो है आपका ये मेंसुरेशन। ठीक है, ये जो क्षेत्रमिति है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपसे ट्रेंड की चर्चा की थी एक वीडियो में, जो शुरू का मैंने आपको एक्चुअली जो शुरू किया है ये कोर्स, वो बेसिकली इसी पर्पस से शुरू भी किया है कि भाई पहले मैंने आपको ट्रेंड्स की चर्चा कर दी ताकि आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाए वास्तव में कि भाई चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, सीसेट की डिमांड क्या है, कैसे हमको पढ़ना चाहिए। तो उस क्रम में अगर हम देखेंगे तो जो मेंसुरेशन का पार्ट है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर? कभी कभी कुछ चेंज कर देगा, क्या करेगा। तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे अभी, तो आपको बताऊंगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं और कैसे उसको टैकल करना है। और उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर, जो मैंने लेक्चर नंबर 13 लिया था, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। क्लियर है दोस्तों? तो उन क्वेश्चंस पे मैंने आपको बोला था कि भाई आप इसको ट्राई कीजिएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बेसिक ज्योमेट्री है ना, आधारभूत ज्यामिति का। ठीक है, तो इसकी जो बात करें, दो क्वेश्चंस थे। पहला तो ये था कि 8 साइडेड पॉलीगन है, उसमें नंबर ऑफ ये डायगोनल यानी विकर्ण की संख्या कितनी होगी ये बताना था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये था कि भाई ये 20 डिग्री है, 30 डिग्री है ना, तो ये एंगल कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे। अब जैसे आप में से बहुत सारे दोस्त जो हैं इसको किए भी होंगे, तो नो डाउट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए आपको मैं सिंपल सा अगर बताऊँ, जैसे मान लीजिए 8 साइडेड पॉलीगन है, तो मैं ड्रॉ कर दूँगा 8 साइडेड पॉलीगन। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया। क्लियर है? ये 8 साइडेड पॉलीगन ड्रॉ हो गया। ठीक, 1 2 3, ठीक, 4 ये हो गया। फिर 5 6 7 8 ऐसे 8 साइडेड पॉलीगन आपके हो गए। ठीक है, मान लीजिए अब 8 साइडेड पॉलीगन हो गए। तो विकर्ण क्या होते हैं दोस्तों, भाई एक पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट से किन्हीं और पॉइंट को जोड़ दीजिए तो वो डायगोनल हो जाएंगे। यानी इसको छोड़ के और इसको छोड़ के जो एडजेसेंट पॉइंट है उनके अलावा बाकी आप किसी को भी जोड़ेंगे, ये है ना, ये ऐसे, ये आपके डायगोनल हो गए। उसी तरीके से अब अगर मैं कलम चेंज करूं, तो जैसे इसकी बात करूं, अगर इस पॉइंट को ले लें तो इस पॉइंट को ले लेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि तो साइड हो गए आपके। तो अब कौन कौन से बच्चे, ये है ना, ये जो आप मिल रहे हैं ऐसे ऐसे, ये, और एक तो ये खुद ही है। तो कहने का मतलब ऐसे ही हर साइड से आप जब फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे कैसे कितने कितने डायगोनल हो सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, वो आपका तरीका है कि भाई जैसे इस वाले से अगर आपने अप्रोच किया तो कितने बने थे, 5 है ना, ये देखिए ऐसे ऐसे 5 बन गए। तो पहले वाले से तो 5 बन गए। ठीक, अगर अब दूसरे वाले की बात करें, तो दूसरे वाले की अगर बात करें जो इसकी बात थी, तो एक तो ऑलरेडी इंक्लूडेड था। क्लियर है? तो एक तो हमने ले गए, बचे कितने, फिर ये 2 3 4, इसका मतलब 4 बचे। ठीक, अब अगले वाले की अगर बात करेंगे, है ना, अगर अगले पॉइंट से बात करेंगे, तो अगर अगले पॉइंट से बात करेंगे तो वो मान लीजिए ये हो गया, तो अब अगला पॉइंट ये हो गया। अब ये हो गया तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक, तो अब इसमें कौन कौन से डायगोनल हो जाएंगे हमारे, ये और ये, फिर ऐसे ये है ना, ये ऐसे, तो ये चीज़ें हो गई। तो कहने का मतलब अब इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि भाई जो डायगोनल आपके कॉमन है, यानी एक तो ये कॉमन हो गया था। क्लियर है? और उसके बाद आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। तो कहने का मतलब आप इसको काउंट करते जाएंगे ऐसे 4 3 3 करके। तो एक तो ये अप्रोच हो गया। क्लियर है? तो इसमें गलत होने के भी चांसेस हैं, हो सकता है आप किसी डायगोनल को 2 बार काउंट कर लें, है ना, कुछ चीज़ें हो सकती है रिपीट हो जाए, कुछ गलत हो जाए। तो अब बेहतर अप्रोच क्या होगी, बेहतर अप्रोच ये होगी कि भाई आपके 8 साइडेड पॉलीगन थे। क्लियर है? तो अगर 8 साइडेड पॉलीगन है, उनमें से हम किन्हीं 2 साइड को सिलेक्ट कर लें, 8C2, तो हमें एक लाइन मिल जाएगी।
भाई समझ गए आप क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई 8 साइडेड पॉलीगन है, मान लीजिए मैं बना देता हूँ, ये पॉलीगन था हमारा, ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपका 8 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। अब 8 साइडेड पॉलीगन है यानी उसके 8 पॉइंट्स होंगे, यानी अगर इसको ज्वाइन कर दें आप तो आपका पॉलीगन तैयार हो जाएगा, देखिए है ना, ये है ना, आपका पॉलीगन तैयार हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो आपके पॉलीगन है ना, ये जो पॉलीगन है आपका, तो 8 पॉइंटेड हो गया और उनमें किन्हीं 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब इनको सिलेक्ट करने का अगर हमको तरीका पता चल जाए किन्हीं भी 2 पॉइंट को, तो उनको अगर ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन मिल जाएगी। इसका मतलब हम 8C2 को जितना भी कर सकते हैं तो वो हमारी एक लाइन मिल जाएगी। क्लियर है? तो हम 8C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8C2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6। इसका मतलब क्या हो गया? 8 7 6 5 है ना, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है, 6 5 4 3 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे डग 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 डग। और यहाँ पे क्या 2 इंटू 1 तो हो गया, इंटू फैक्टोरियल 6 को भी ओपन करेंगे, 6 5 4 3 ऐसे ऐसे, है ना, ये भी। तो अब काटा पीटी मचा दीजिए। अब काटा पीटी मचाएंगे तो क्या होगा? ये और ये उड़ गया, ठीक, बचा क्या? 8 और 7 और नीचे 2। तो इसका मतलब कितना हो गया? 7 चौक 28, यानी 28 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे पॉइंट के 2 2 के सिलेक्ट करके, यानी 28 लाइन बनेगी हमारी। क्लियर है? तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि भाई 28 लाइन बनी है तो ये 28 के 28 डायगोनल नहीं है। समझ रहे हैं आप मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ? भाई 28 लाइन बनी, अब उस 28 लाइन में आपकी ये साइड भी तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 साइडेड पॉलीगन है। तो 28 कॉम्बिनेशन बने तो उसमें 8 माइनस कर दीजिए जो साइड है, तो बचे हुए 20 क्या हो गए? ये आपके हो गए डायगोनल। क्लियर दोस्तों? मतलब अगर आपको अब ये जो इन जनरल मैंने आपको बता दिया, अब आपसे 8 साइडेड नहीं वो 10 साइडेड पूछ ले, 20 साइडेड पूछ ले, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको ये पूछ लेता कि चलिए बताइए अगर कोई 15 साइडेड पॉलीगन है, ठीक, अब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल बताना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 15C2 करेंगे और माइनस 15 कर देंगे। क्लियर? हमने 15C2 किया यानी 15 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करने का तरीका निकाला और माइनस 15 कर दिया। ये 15 क्या है? ये साइड है, ये डायगोनल नहीं है, ये तो साइड हो गए, ठीक। तो बस इतनी सी बात थी। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि भाई ये एक सर्किल था, है ना, अब इसमें जो है इसमें आपका ये दे रखा है कि भाई इसको ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब इसमें एक एंगल 30 दे दिया, एक एंगल 20 दे दिया। अब आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने का बेसिक सब मैं तरीका बताऊँ आपको फिर से ड्रॉ करके। तो जैसे ये है, मान लीजिए मैं एक बड़ा सा सर्किल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये आपका बड़ा सा सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने ले लिया और एक ये सेंटर ले लिया मान लीजिए मैंने, ठीक है। तो इनको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब एक कोई पॉइंट इन्होंने यहाँ ले लिया था, चलिए ले लिया ये, ठीक है, ये इन्होंने ले लिया। चलिए अब हमको दिया क्या है? हमको दिया है ये 30, ये दिया है हमको 20। तो अब एक चीज़ मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा, अब इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो वो क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका ये जूम करता हूँ, ठीक है, ये सेंटर था, तो आप क्या कीजिए, इनको आपस में मिला दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। तो अब एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि भाई अगर ये एक जीवा हो गई, ठीक है, ये आपकी एक जीवा हो गई, ठीक है। अब इस पे केंद्र से, ठीक है, केंद्र से आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो केंद्र से? एक तो ये त्रिज्या ड्रॉ कर रहे हो और एक ये त्रिज्या ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें आपका जो अगर ये एंगल 30 है ना, तो ये एंगल भी 30 होगा, मतलब दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर? ये चीज़ हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। भाई अगर इस ट्रायंगल की बात करें जो मैंने ये सेट कर रखा है ना, तो इसमें अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। क्लियर? अब दूसरे ट्रायंगल की बात करें, है ना, अब अगर दूसरे ट्रायंगल की बात करें यानी इस वाले की, तो ये भी एक जीवा है। क्लियर है? ये भी एक जीवा है। अब उसमें क्या है, एक त्रिभुजी, मतलब ये एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है। क्लियर? तो अब इसमें क्या कहेंगे हम? अब हम इसमें ये कहेंगे भाई अगर ये जो है ये अगर 20 डिग्री है ना, ये 20 डिग्री, तो ये भी 20 डिग्री होगा। क्लियर? ये भी 20 डिग्री होगा। तो अब अगर आपको ये 20 डिग्री मिल गया, है ना, अगर आपको ये 20 डिग्री मिल गया तो अब आप आगे क्या करेंगे? अब आगे बहुत सिंपल हो गया दोस्तों। इसका मतलब आपका ये जो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा भाई जब वो 20 था ये 30 था, है ना, दोनों को जोड़ दिया तो ये 50 डिग्री पूरा का पूरा मिल गया आपको। क्लियर है? तो अब आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि भाई अगर किसी, अब ये क्या बन गया, अब आपको मैं
थोड़ा सा दूसरे सर्किल में दिखाऊं छोटे से, तो ये ऐसा हो गया भाई, एक ये एंगल था और एक ये एंगल था, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि ये तो आपका हो गया 50 डिग्री, क्लियर। तो अब ये कितना होगा, 100 डिग्री हो जाएगा। कैसे भाई, आपने पढ़ा है फॉर्मूला, वो इसका जो प्रमेय है, जो भी थ्योरम्स है, क्या है थ्योरम कि भाई अगर कोई दो पॉइंट हैं उनसे अगर आप परिधि पे कुछ पॉइंट लेके बनाते हो, अगर कोई डिग्री मतलब कोई एंगल बनता है और केंद्र पे कोई है, तो वो एक दूसरे के आधे या दुगने होते हैं। यानी कि अगर ये 50 है तो ये 100 होगा, या फिर अगर यूँ कहें कि ये 100 है तो ये 50 होगा, है ना। ऐसी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब आपसे जो आंसर पूछा है, इसका जो एंगल ये कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, मतलब आपका आंसर 100 हो गया। क्लियर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मतलब आपके बेसिकली ये कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि आप जो ये सर्किल है इसकी प्रॉपर्टीज़ जान रहे हैं कि नहीं, है ना। कि जो भी आप चीज़ें थी, इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली थी कि भाई त्रिज्या को जो जीवा पे ज्वाइन करेंगे तो सेम एंगल वो करेंगे, है ना, बनाएंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वो है मेंसुरेशन, यानी इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। तो मेंसुरेशन आप में से बहुत सारे दोस्त जानते होंगे कि ये होता क्या है। तो बेसिकली इसमें हम डील क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे परिमाप की, ठीक है ना। मतलब हम पहले क्या बात करेंगे, परिमाप की। अब वो किन किन चीज़ों की परिमाप होगी ये भी हम देखेंगे। परिमाप की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे, है ना, आयतन की बात करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें इन तरीके जो क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, जो मेजरमेंट में जो यूज़ होती हैं चीज़ें, कि भाई कोई खेत था उसको आप नापने चले गए तो भाई कितना नाप लिया, है ना। पानी था तो कितना वॉल्यूम हो गया, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें। अब कोई दीवार है उसकी लंबाई क्या है, परिमाप क्या है, ये सब चीज़ें। तो कहने का मतलब इसमें अलग अलग आकार आकृतियों को उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम चर्चा करेंगे भाई त्रिभुज के बारे में, ठीक, कि भाई त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। फिर ऐसे चतुर्भुज की बात करेंगे, ठीक है, कि इनका परिमाप क्षेत्रफल क्या होता है, क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद सर्किल आएगा हमारा, तो सर्किल की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। और उसके बाद अब बात करेंगे तो सर्किल में कई सारी चीज़ें होती हैं कि एक वृत्तखंड भी मैंने आपको बताया था, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये सब, है ना। तो इसको भी हम देखेंगे कि भाई ये क्या होता है, कैसे इसका एरिया वगैरह निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्लियर है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो घन घनाभ आप सुने होंगे, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब चीज़ें, तो इनका भी हम क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, ये सब देखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर है। उसके बाद विकर्ण वगैरह कुछ होते हैं कि भाई कोई घन है, कोई घनाभ है, इसका विकर्ण जो सबसे बड़ा विकर्ण होगा वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये सब हम देखेंगे, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम शंकु की बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम गोले की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनको हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो इसको हम देखेंगे, समझेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या करना है, और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन है उसको डील करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपने आने अगले टॉपिक यानी ये हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें 1-2 कॉन्सेप्ट वो बताना है। तो बस ये करेंगे तो हमारा मोटा मोटी जो है आपके 3 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। उसमें से जो मेंसुरेशन है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा आज का। क्लियर है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें तो बात करें अगर त्रिभुज की, ठीक है, यानी ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं आपको ब्रीफ में बताता चलूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर रखा है कि त्रिभुज कितने कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या वो चीज़ें होती हैं। इसीलिए देखिए मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको चीज़ें रिलेट हो सके, कोई भी चीज़ नया ना लगे, है ना। मतलब ये चूंकि फाउंडेशन टाइप में है कि भाई आपने पहले क्या पढ़ लिया, आपने पहले बेसिक ज्योमेट्री पढ़ लिया, है ना, आधारभूत ये ज्यामिति। तो जब आधारभूत ज्यामिति पढ़ लिया तो आधारभूत ज्यामिति से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं, यानी उसका परिमाप क्या होगा, उसका मतलब ये आयतन क्या होगा, है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की बात करें तो उसमें परिधि क्या होगी, उसका कोण क्या होगा, कितना कोण काटता है ना, त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब हमें बेसिक ज्योमेट्री तो पता चल गई, अब उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम जान लेंगे, बस ये कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर त्रिभुज की बात करें, क्लियर, तो त्रिभुज की अगर बात करें, मान लीजिए आपको कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, भाई ऐसे एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक, ऐसे दे दिया। अब इसकी कोई साइड है ABC, है ना, और मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया इन्होंने कहीं पे, और ये परपेंडिकुलर है, इसकी हाइट है h। क्लियर है, ये हो गया। तो अब त्रिभुज का अगर बात करें क्षेत्रफल का, ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आप में सब जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक, ये हो गया, आप ये जानते हैं। तो भाई हमें पता है आधार क्या है इसका, बेस यानी b, ठीक है, और हाइट क्या है h, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/2 b × h, ये आपका हो गया एरिया इसका। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। कभी कभी क्या होता है, एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई जैसे ये होता है कि मान लीजिए आपको कुछ ये हाइट नहीं दी है ना। अब अगर हाइट नहीं दी है तो आप तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए आपको केवल ऐसे दे दिया
कि भाई एक ट्रायंगल है, ऐसे ऊट पटांग ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, कोई भी शेप का, उसकी साइड दे दी कि भाई ए बी और सी ऐसे साइड है, ठीक है। अब बोले कि भाई इसका एरिया आप कैलकुलेट करो, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, इसका एरिया होता है दोस्तों अंडर रूट में, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसकी एक एक चीज़ों की वैल्यू बताऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अंडर रूट में, आप जानते भी होंगे, ये बहुत सिंपल सी बात है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ। भाई ये आपका एरिया हो जाएगा, ये किसी भी मतलब ट्रायंगल के लिए लागू होगा, आपका चाहे सम कोड हो, सम मतलब है ना, न्यून कोड हो, अधिक कोड हो, समबाहु समद्विबाहु, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आपको उसकी तीनों साइडें दी हैं तो आप उसको आराम से कर सकते हो इस फॉर्मूले से। अब इसमें दिक्कत क्या है, एस क्या है, अब ये पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि बाकी तो हमको पता है ABC क्या है, ABC क्या है, उसकी भुजाएं हैं। एस दोस्तों होता है, एस होता है, इसको बोलते हैं बेसिकली, इसका जो वो है नाम, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक, अर्ध परिमाप। तो परिमाप क्या होता है भाई, सारे भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी कर दें तो ये तो हो गया परिमाप, लेकिन यहाँ पे अर्ध है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होती है आपकी s की वैल्यू। क्लियर है दोस्तों, ये तो इसका मतलब s की वैल्यू आपकी हो गई। अब आप s की वैल्यू निकाल लिए, तो मान लीजिए अगर कोई साइडेड पॉलीगन है, इसकी साइड मान लीजिए 1 5 7 ऐसे दे दी, कुछ भी दे दी है ना, 1 5 7 8 या फिर 4 कुछ भी दे दिया ऐसे मान लीजिए, ठीक। तो अगर ये दे दिया आपका, अगर ये दे दिया तो भाई आप निकाल लीजिए सिंपल सा कि भाई कैसे कैसे करेंगे। तो s की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या 1 प्लस 5 प्लस 4 बटे 2 है ना, ऐसे कर लिया, फिर उसके बाद फॉर्मूले में रख दिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे कर दिया, बस सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब बात करते हैं अगले ट्रायंगल की, अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा इन जनरल हो गया भाई असेसमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे हम समबाहु, ठीक है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर रखा था कि भाई ये क्या होता है, समबाहु यानी इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें हम, ठीक है, मेन हमारा ये फोकस है कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम बात करना है। तो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर बात करें तो इसमें क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसके जो सारे साइडेड है, ठीक है, सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी ए ऐसा होता है। अब सारे साइड इक्वल हैं तो इसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे, 60 60 60, ठीक है, क्योंकि भाई सारे साइड इक्वल हैं तो सारे साइड के सामने का एंगल भी इक्वल होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई जब एंगल इक्वल है, साइड इक्वल है, तो उसके सामने का एंगल जो भी है ना, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 60 कैसे आया था, ठीक है। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो अगर इसकी बात करें, इसके एरिया की, ठीक है, तो इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट 3 फिर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारी क्या है, ए है, बस ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है, बस और किसी के लिए नहीं होगा, ये समबाहु त्रिभुज के लिए होगा। तो इसमें बेसिकली आपको क्या दिया रहेगा, आपको भुजा दे दी कि बोलेगा एरिया बताओ, बस इतना सा बोलेगा, तो भाई एरिया बताना तो बता लेंगे हम आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर। अब इसमें अगर आपसे हाइट पूछे तो मैं आपको कैलकुलेट नहीं करूंगा, बट आपको ये बताऊंगा भाई हाइट, अगर मैं आपसे हाइट पूछ ली कि इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, तो आपका ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल तो ये था, ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है भाई, ए आपने ड्रॉ कर दिया। अब हाइट क्या है, हाइट तो आपकी ये है ना, एच, यही है हाइट। अब अगर हाइट निकालना तो कैसे निकालेंगे, ये आपका राइट एंगल हो गया। तो हाइट निकालने का मैं आपको तरीका बता दूं, जैसे तो हाइट निकालने का तरीका क्या होता है, एक ये वाला ट्रायंगल आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, राइट एंगल। अब जैसे ही राइट एंगल आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो भाई आपका ये हो गया ए, ये हो गया एच, और ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, a/2 हो गया। क्लियर है, आधा। और ये आपका राइट एंगल है। जब राइट एंगल है तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि भाई हम क्या जानते हैं, भुजा का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, जानते हैं, पाइथागोरस आ गया यहाँ पे। आप जैसे राइट एंगल आएगा तो आप पाइथागोरस आप तुरंत ध्यान कर लीजिए, पाइथागोरस, बस जहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना, मतलब a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब a/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, यानी ये कर्ण है, इसका स्क्वायर, इसको कर देंगे और इसको जो अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो यहाँ से आप h की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आएगा आपका √3/2 इंटू भुजा ए। क्लियर है, तो ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम बात करेंगे क्या नाम से, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की बात कर लें या फिर कोई भी सिंपल सा त्रिभुज की बात कर लें। तो जो मैंने आपको बताया इसमें कुछ खास नहीं है, ये जो मैंने आपको एरिया बताया, ये 1/2 आधार इंटू हाइट, तो वही चीज़ अगर आपका ट्रायंगल ये हो जाएगा, ठीक है, यही तो समकोण त्रिभुज है, बस ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये h है, ये b है, तो एक ही बात हो गई, 1/2 BH, यही हो जाएगा एरिया आपका। भाई आधार ये है, लंब ये है, बस लंब गुणे आधार कर देना ऊंचाई, ठीक है, ये आधार गुणे ऊंचाई, बस हो गया, इतना सा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं अगले, उस पर आता है हमारा आयत।
ठीक है। आयत, आयत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेक्टेंगल। ठीक, अब रेक्टेंगल बहुत सिंपल से, इसमें तो कुछ बताने का जैसे कुछ खास नहीं है। मान लीजिए अब मैं फटाफट अगर ब्रीफ करता जाऊँ तो भाई अगर ये है, इसकी साइड ए है, ये बी है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो अगर परिमाप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? परिमाप की बात करेंगे तो चारों जोड़ देंगे, है ना, 2a + b। ठीक है, ये हो गया। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें क्या होगा ना, a × b कर देंगे आप, बस क्लियर। भुजाओं का गुणा कर देंगे, क्लियर। बस इतनी सी बात है, ले देख के मतलब अब ये आपको आ गया तो आपका सारा कुछ हो गया, क्लियर। इतनी सी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद आगे बात करें अगर इसमें, है ना, अब आगे अगर बात करें तो वर्ग की बात करते हैं। अब वर्ग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग में कुछ नहीं भाई, साइड सेम है तो a की जगह b की जगह a, यानी a = b कर दिया, बस आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैं आपको कलम चेंज कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 4a और ये हो जाएगा a², है ना। बस इतनी सी बात है। अब आगे बात करते हैं, तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा भाई कैसे क्या क्या चीज़ें जो अपने को याद रखनी है ना, जो अपने लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब समचतुर्भुज, है ना, समलंब नहीं समचतुर्भुज। तो अब अगर समचतुर्भुज की बात करें, है ना, ये समचतुर्भुज, ठीक, यानी रोम्बस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चतुर्भुज इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस। अभी हर एक चतुर्भुज की बात करेंगे, पहले सम चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। तो सम चतुर्भुज हमने क्या देखा था भाई? सम चतुर्भुज ऐसे होते हैं, ठीक है, स्क्वायर ही होते हैं बट 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये आपके हो गए सम चतुर्भुज, ठीक है। मतलब है ये भी ए साइडें सारी इक्वल है, बस 90 डिग्री नहीं है एंगल, क्लियर है। तो अब इसका भाई पेरीमीटर अगर बात करें, परिमाप, है ना, परिमाप क्या होगा? परिमाप तो वही होगा भाई, बाहर से लेके फीता नाप दिए तो 4 4 4 ऐसे हो गए, तो परिमाप तो आपका यही हो जाएगा ए, है ना। तो भाई परिमाप तो इसका हो गया 4a, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे इसमें एरिया की, तो एरिया हमारा इसमें घट गया है ना। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भाई क्षेत्रफल क्या है? अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल का बहुत बेसिक सा तरीका होता है कि भाई आधार गुणे ऊंचाई, ये हमको मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, बस यही हमको चाहिए। आधार गुणे ऊंचाई मिल गया तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। ये होता है किसी भी त्रिभुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर ये जगह त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा होता तो /2 कर देते, क्लियर है। लेकिन हमसे यहाँ पे चतुर्भुज का पूछा है तो /2 नहीं करेंगे, क्लियर। ये बात हो गई। तो अब इसका आधार और ऊंचाई निकल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो अब इसमें आधार क्या लेंगे, ऊंचाई क्या लेंगे? अब या तो एक चीज़ ये कर सकते हैं आप कि भाई अगर आपको मैं नंबरिंग कर दूं ABCD, है ना, ये है। तो अगर आप इसको आधार लेते हैं, ठीक है, AB को, ये देखिए मैं काला कर रहा हूँ, अगर ये AB आधार हो गया तो ऊंचाई इसकी क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये, क्लियर। ये जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो है आपकी त्रिभुज मतलब ये चतुर्भुज की हाइट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप और ज़्यादा लिटा देंगे तो देखिए इसकी हाइट और कम हो जाएगी, देख रहे हैं, तो मतलब एरिया और कम हो जाएगा, देखिए ये ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है, अब बात करूँ मैं तो ये जो है आपका, ये आपकी हाइट हो गई, ठीक। ये इसको अगर मैं आज h से डिनोट कर दूँ, ठीक है, h से डिनोट कर दूँ, ये h हो गया। तो मतलब अगर आधार इंटू ऊंचाई की बात करें तो a × h कर दिया, हमारा काम हो जाएगा। पहली चीज़ अगर पता है तो हम कर ले जाएंगे, अगर नहीं पता है तब क्या करेंगे? तो इसका एक कंडीशन और होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कभी कभी जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो ये रहता है कि हमें इसके डायगोनल दे दिए रहते हैं, ठीक है। एक डायगोनल ये दे देगा और एक डायगोनल ये दे देगा, ठीक है, ये। तो अब अगर इनकी लंबाई दे दी, मान लीजिए इस डायगोनल की लंबाई L1 है, इस डायगोनल की लंबाई L2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का 1/2, ठीक, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणा, ठीक, बस ये, यानी 1/2 L1 × L2, बस ये इतना सा हो गया, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना भाई। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये विकर्णों का गुणा कर देंगे तो भी आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्लियर है। यानी ये कर दीजिए या फिर भुजा गुणे हाइट कर दीजिए, यानी a × h कर दीजिए, बात बराबर है, क्लियर। तो ये आपका हो गया एक अच्छा सा फॉर्मूला, क्लियर। ये तो ये बात हो गई। अब बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज भी कुछ नहीं है, यही समचतुर्भुज है, बस उसमें साइड अलग अलग है ना। जैसे अगर मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं तो भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्लियर। तो इसका मतलब ये अगर A है, ये B है, तो परिमाप तो आप निकाल ही लोगे। परिमाप क्या हो जाएगा भाई? A कितनी बार है? 2 बार है, तो 2A + 2B, परिमाप तो यही हो गया, है ना। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की हमने क्या पढ़ा था? आधार गुणे ऊंचाई। तो अब अगर मान लीजिए मैं कलम चेंज करूँ, ये अगर ऊंचाई लेता हूँ h,
तो आधार हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, तो ए इंटू एच हो जाएगा। और अगर अब कभी कभी क्या होता है कि भाई अगर इसको ऐसे करके ना, अगर आप पलट के देखें यानी अगर आप ऐसे देखें कि भाई ये बी है, ये ए है, ये ऐसे और ये ऐसे है ना, तो अगर ये बी ले लिया, ये ए ले लिया ऐसे, तो अगर इसमें बात करें आप, तो इसमें बात करेंगे तो ये अगर मान लीजिए इसकी हाइट को डी ले लिया, ठीक है, तो बी इंटू डी, दोनों चीज़ें इक्वल हैं, चाहे आपको ए इंटू एच मिल जाए, चाहे बी इंटू डी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, है ना, मतलब जो आधार लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग ऊंचाई भी लेनी है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने ए लिया तो करस्पॉन्डिंग ऊंचाई ये लेंगे, है ना, अगर आपने बी लिया तो करस्पॉन्डिंग ऊंचाई ये लेंगे, ठीक, बस ये बात है। तो अब ये तो छोटी चीज़ें हो गई। अब आगे बात करते हैं कि आगे कैसे करेंगे, तो उसमें क्या है कि सम चतुर्भुज की बात करते हैं, मतलब समलंब की, जो हमने आपसे पहले डिस्कस किया। समलंब को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड, ठीक है, आप जानते भी होंगे ट्रेपेजॉइड, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल शेप आपने सुना होगा, तो ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं, इसमें क्या ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, बस कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि ये भुजा और ये भुजा पैरेलल रहेगी, बस इतनी सी कंडीशन रहती है। अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हमने पढ़ा भी है कि अगर मैं आपको डिनोट कर दूं कि ये एक ए है, ठीक है, और ये बी है, और इनके बीच की हाइट भी दे दी एच, ठीक, तो हम क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1/2, ठीक है, और क्या होता है, आधार का योग गुणे ऊंचाई, मतलब जो समांतर भुजाएं हैं, मैं अगर इसको लिख दूं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग, है ना, ऐसे भी लिख देता हूँ मैं, समांतर भुजाओं का योग गुणे में क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई, तो ये हो गया। अब इसको अगर मैं शॉर्ट में लिख दूँ तो 1/2 ए प्लस बी, है ना भाई, एक ये ए था, ये बी था, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई एच है, तो बस एच, ये हो गया आपका, कहने का मतलब, ले देखिए छोटा सा, है ना, ये हो गया आपका। बस आपको ध्यान क्या देना, यहाँ 1/2 लिखना है, क्यों, क्योंकि भाई 2 बार आप साइड जोड़ दे रहे हो, तो इनका एवरेज ले लिया। एक प्रकार से यही है कि आप इनका और इनका एवरेज ले लिए, तो कोई मिल गया आपको साइड, और उसको एच से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका ट्रेपेजॉइडल का शेप का एरिया क्लियर। बाकी परिमाप तो आप जानते ही हैं, परिमाप बताने की जरूरत है नहीं। परिमाप में क्या हो जाएगा भाई, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, बस चारों को जोड़ दीजिए आपस में, परिमाप आ जाएगा आपका, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिए। क्या क्या कवर कर लिया, ट्रायंगल कवर कर लिया और रेक्टेंगल, मतलब ये जो चतुर्भुज है यानी क्वाड्रिलेटरल, ये 2 चीज़ें हमने कवर कर ली। अब बात करते हैं सर्किल की, ठीक है। सर्किल में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा विशेष इसमें भी नहीं, बट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई क्या है। तो सर्किल की बात करेंगे तो सर्किल यानी वृत्त, ठीक, वृत्त। अब इसमें क्या है, समझ लेते हैं कि अगर कोई सर्किल आपको दिया है वृत्त, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक, तो ये इसका ये हो गया केंद्र यानी सेंटर, और ये क्या हो गई, परिधि, ठीक है, सर्कमफेरेंस, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आपको पता है भाई, अगर ये सर्किल है, अगर इसकी रेडियस आर है, ठीक है, तो इसका व्यास जो है ना, व्यास यही होता है भाई, यहाँ से शुरू किया डग ये पूरा, तो ये जो लेंथ आएगी इसकी, वो लेंथ कितनी आएगी, ये इसको डी से दिखाते हैं, तो डी माने 2r हो गया, क्लियर है, ये बात हो गई। तो हमने ये तो समझ लिया। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि भाई व्यास क्या होगा, व्यास होगा 2 गुणे त्रिज्या माने r, ठीक। उसके बाद अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, है ना, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल सी बात होती है, πr², बस आप ये याद रखो, पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपको कोई बोले कि भाई इसको व्यास के टर्म में बताओ, तो भाई r को d/2 कर देंगे तो πd²/4 हो जाएगा, बस इतना ही होगा, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें तो छोटी चीज़ें हैं। पाई क्या है, पाई होता है 22/7, ठीक है, पाई आपका 22/7 है, ठीक है, 3.14, क्लियर, ये बात हो गई, क्लियर। अब पाई ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ये होता है इरेशनल नंबर, ठीक, ये भी है। चलिए अब आगे बात करें। अब अगर आगे बात करें तो इसके परिधि की बात करें, ठीक है, परिधि की, तो अगर परिधि की बात करें तो परिधि यानी परिमाप, ठीक है, कुछ नहीं, परिधि माने परिमाप ही है, बस इसको सर्किल की परिधि को जो सर्किल का जो परिमाप है उसको अलग से एक नाम दे दिया गया, परिधि। तो परिधि क्या होगा इसकी, ये जो परिधि है ये परिमाप ही तो है, यही है बस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका 2πr, बस ये होता है इसका वैल्यू, ठीक है। अगर आप d के टर्म में लिखेंगे तो पाई इंटू डी, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2r=d है, बस ये हो गया आपका। अब आपने इतना तो समझ लिया। अब अगर इसके अर्धवृत्त की बात कर दें, ठीक है, अब अर्धवृत्त की बात करेंगे
तो मान लीजिए बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ बताने का है नहीं, बहुत सिंपल सा है। अगर अर्धवृत्त की बात किया, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो आधा हो जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर था तो बाई 2 हो जाएगा, एरिया तो आधा हो गया। क्यों? क्योंकि भाई पूरे सर्किल की नहीं हुआ, केवल वृत्त की बात कर रहे हैं। परिमाप क्या होगा, है ना, यानी इसकी अगर परिधि बात करें तो इसका जो परिमाप होगा, इसका परिमाप क्या हो जाएगा भाई, पूरे सर्किल का कितना था 2 पाई आर, तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर। ठीक है, समझ रहे हैं आप भाई, इसका क्या हो जाएगा पाई आर, भाई 2 पाई आर पूरा का था और पाई आर ये हो गया। यानी अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो भाई पूरा हमने नापा था तो 2 पाई आर था, तो आधा नापा तो क्या होगा पाई आर। इसका मतलब ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया ये है पाई आर। लेकिन अब आप ये देखिए कि भाई ये भी तो आपका बचा है, ये भी तो आपका परिमाप में ही आएगा। अगर आप डोरा लेके नापने बैठेंगे तो भाई पूरा आप सर्किल वाला नापोगे जो गोला गोला है, और फिर ये जो स्ट्रेट लाइन इसको भी नापोगे। तो कहने का मतलब पाई आर तो हो गया आपका गोला वाला, प्लस आपको इसमें ये भी करना पड़ेगा। तो ये कितना है, ये कितना है, सेंटर से है तो 2 आर ये है, तो इसका मतलब 2 आर ये आपकी हो गई इसकी परिधि, मतलब परिमाप। ठीक है, परिधि नहीं परिमाप। क्लियर है, मतलब आप यहाँ से ऐसे ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो मैं आपको डार्क कर रहा हूँ आपने ये नापा है। ठीक है, ये पूरा ठीक, तो भाई गोला वाला आ गया अगर पाई आर, और बचा हुआ जो स्ट्रेट लाइन वो 2 आर। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं, अब कभी कभी आपका वलय दे देता है ना, वलय। वलय क्या होता है, वलय होता है यानी इसको बोलते हैं एनलस। ठीक है, एनलस, ठीक, ANNULUS। ठीक है, ये अब इसका क्या बात करेंगे, तो इसमें ये होता है, मान लीजिए एक सर्किल दिया बड़ा सा, ठीक, ये, और उसी के अंदर एक छोटा सा सर्किल दे दिया, ठीक, एक ये। यानी अगर आपके पास कोई चपटी डिस्क हो, कोई प्लेट हो गोली गोली, अब उसको आप बीच में से गोला गोला काट के निकाल दो। ठीक है, तो अगर आप काट के निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यही बचेगा, ये वाला। ठीक है, ये यही बचेगा। तो अगर इसकी एरिया की बात करें, जो बचा हुआ शेडेड एरिया, इसका एरिया की बात करें, तो अगर मान लीजिए ये इसका केंद्र था, ठीक है, ये केंद्र था, और इसकी जो रेडियस थी इसकी R1 है, ठीक है, और इस वाले की जो है R2 है। तो हमें पता है कि भाई बाहर वाले एरिया को निकाल लें और अंदर वाले एरिया को निकाल लें और दोनों को माइनस कर दें, तो जो है हमें इसका एरिया मिल जाएगा। क्लियर है, तो भाई निकाल लेते हैं। बाहर वाले का एरिया क्या है, बाहर वाले का एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर, मतलब ये बड़ा वाला 1 है, ये छोटा वाला 2 है, चलिए, है ना, और जो छोटा वाला है उसका क्या है पाई R2 स्क्वायर। तो अब दोनों को माइनस कर देंगे तो बस पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो गया, बस ये आपका हो गया इस वलय का एरिया। ठीक है, ये जो आपने वलय निकाला है इसका एरिया है। अब आगे बात करते हैं वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, इन सब चीज़ों की, है ना। तो अब ये क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं आपको ये सर्किल डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले तो हम समझते हैं कि भाई त्रिज्यखंड होता क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है त्रिज्यखंड क्या होता है। क्लियर है, तो जैसे अगर बात करें, है ना, मान लीजिए ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक, ये इसका केंद्र था, ये इसको मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है, ये जो सेक्शन है ना, मैंने जो शेड किया ग्रीन कलर से, ये है आपका, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड क्यों बोला, त्रिज्यखंड क्यों बोला, यानी सेक्टर, इसको सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो त्रिज्यखंड क्यों बोला, क्योंकि भाई ये त्रिज्या थी, इसी का ये खंड है, तो ये जो आपका भाई एरिया मिल गया यही है त्रिज्यखंड। अब अगर इसका माफ कीजिएगा, तो इसका अगर एरिया हमको निकालना होगा, अगर हमको ये एंगल पता चल जाए तो हम कर सकते हैं भाई, इसका रेडियस R ले लिया, ये एंगल थीटा ले लिया। ठीक है, थीटा। ठीक, तो अब अगर इसका एरिया की बात करें तो अब आप एक चीज़ ये समझिएगा, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, बस समझाऊंगा कि भाई अगर आप पूरे सर्किल की बात करते हैं, ठीक है, तो पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है पाई R स्क्वायर। ठीक, ये होता है। अब पूरा सर्किल में कितने डिग्री होते हैं, समझ रहे हैं आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ भाई, पूरे सर्किल में कितने डिग्री होते हैं, पूरे सर्किल में ये पूरा ऐसे घूम के आ गए तो 360 डिग्री होते हैं। क्लियर है, तो अगर डिग्री की बात करें, अगर ये थीटा डिग्री में है, ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तो भाई पाई R स्क्वायर तो पूरा था, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर, अब थीटा डिग्री की हमसे पूछ रहा है तो थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो गया क्लियर कट। क्लियर, ये मतलब पाई R स्क्वायर पूरा था, अब 360 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि भाई 360 पूरा एंगल होता है, और थीटा का पूछा था तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, तो जो हमें एरिया मिल जाएगा वो त्रिज्यखंड का एरिया मिल जाएगा। क्लियर, ये चीज़ हो गई। अब अगर बात करें इसके क्या नाम से परिमाप की, तो परिमाप भी आप निकाल सकते हैं, यानी त्रिज्यखंड की अगर बात करें परिमाप की, तो परिमाप कैसे निकलेगा भाई, ये आपका त्रिज्यखंड था, ठीक, ये है ना, ये आपका त्रिज्यखंड था थीटा। ठीक, अब अगर इसके परिमाप की बात करें तो पूरे सर्किल का परिमाप क्या होता है, जो आपका पूरा गोला था, है ना, ये पूरा गोला था, इसका परिमाप क्या था 2 पाई R। ठीक है,
तो 2 पाई आर कितने डिग्री के लिए था, 360 डिग्री के लिए, है ना। तो थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया, इसका मतलब आपको ये वाली वैल्यू मिल गई, है ना। ये जो आपने ये निकाला है, ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है जो गोला वाली है। क्यों, क्योंकि भाई पूरा गोला तो 2 पाई आर था, है ना। अब इसके बाद हमारा ये भी तो बच गया, ये और ये, अगर इसको हम जोड़ दें तो हमारा काम हो जाए। तो प्लस 2r, है ना, क्योंकि ये r हो गया, ये r हो गया। तो अगर आप ये कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा परिमाप। क्लियर है दोस्तों, देखिए कितना सिंपल सा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई परिमाप क्या होता है। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले अब आप ये समझिए, भाई आपने त्रिज्यखंड वृत्तखंड समझ लिया, त्रिज्यखंड। अब बात करते हैं वृत्तखंड की, ठीक है, वृत्तखंड की। तो वृत्तखंड का बात करने से पहले, वृत्तखंड की बात करेंगे तो इससे पहले हमने जो त्रिज्यखंड समझा था, यानी ये, तो हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि ये जो इसका एरिया है ना, इसका जो आपने ये जो त्रिज्यखंड निकाला, अगर आपने इसका एरिया निकाल लिया, इसका पेरीमीटर निकाल लिया, तो जो बचा हुआ एरिया है इसका भी तो आप एरिया निकाल लोगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है ना, उसी से माइनस कर दोगे तो इसका बच जाएगा। यानी बृहद, इसको लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, इसको वृहद त्रिज्यखंड, है ना, छोटा और बड़ा, बस इतनी सी बात है। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है, कि आपसे लघु वाला पूछा है कि दीर्घ वाला, अगर लघु वाला पूछा तो आप कर लिए, दीर्घ वाला पूछा तो पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे। क्लियर। अब वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड क्या होता है दोस्तों, वृत्तखंड बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। भाई अगर कोई सर्किल है, ठीक ऐसे, और यहाँ पे कोई जीवा है, ये जीवा हो गई, तो अगर जीवा है और वृत्तखंड की बात कर रहे हैं तो ये जो सेक्टर है ये होता है वृत्तखंड। ये लघु हो गया और ये जो बड़ा वाला है ये दीर्घ हो गया। क्लियर, ये बात हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, अब अगर इसके एरिया की बात करना हो तो ये भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है, इसको निकालने का तरीका ये हो सकता है, भाई ये सेंटर था हमारा, ठीक है, ये सेंटर था, ठीक है, मैं आपको बस एक अप्रोच बता रहा हूँ, ये सेंटर था, ठीक है। अब इसमें हमने ये देख लिया, भाई इसको अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे, ठीक है, या उसको हम ज्वाइन कर दिए ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अगर थीटा हमको दे दिया एंगल, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बस अप्रोच बता रहा हूँ, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। तो अप्रोच ये होता है कि भाई अगर ये हो गया और हमसे केवल इतने का एरिया पूछा है, ठीक, केवल इतने का, तो हम क्या करेंगे, हम तो ये जानते हैं भाई कि ये जो पूरा है, ये तो पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है। क्लियर है, पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है। अब इसका तो एरिया हम जानते हैं पूरे त्रिज्यखंड का, ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया, तो हम क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, त्रिज्यखंड का एरिया कैलकुलेट कर लिए और उसमें से अगर हम ये वाला एरिया जो मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है ना छोटा सा, ये आपको अगर मैं दिखाऊँ दूसरे कलर से, तो जैसे ये मान लीजिए मैं रेड से दिखाता हूँ, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ना, ये इसका मतलब अगर इस एरिया को माइनस कर दें हम, तो बचा हुआ नीचे वाला सर्किल आ जाएगा, ये जो वृत्तखंड है। तो अभी इसका एरिया कैसे होगा, भाई हमने त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लिया, ठीक, इसमें से माइनस क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का एरिया कुछ आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, आपका ये आर है, ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, ये आपका फिर आर है, ठीक है। तो बस आपको ये करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई ये कितना होगा, हाइट, है ना, आप पाइथागोरस वगैरह लगा दो। क्लियर, आपका ये थीटा उटा पता है तो आप लगाइए बस फटाफट से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे आप, अब इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि ये होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, यानी ये क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बताऊं, ये हो गया त्रिज्यखंड का एरिया हमने क्या कैलकुलेट किया था भाई, पाई आर स्क्वायर पूरा का था, 360 से डिवाइड किया और थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो आ गया आपका त्रिज्यखंड का एरिया। इसमें माइनस क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये आर स्क्वायर साइन थीटा क्या है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये आपका ट्रायंगल था, ठीक है, आप बस याद कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, तो बस आपको ये तो क्लियर हो गया भाई, त्रिज्यखंड का एरिया ये होता है और ये जो त्रिभुज है इसका एरिया ये होता है। अब ये क्या है, आर अगर ये है और ये अगर थीटा है, ठीक, तो बस इसका एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। क्लियर दोस्तों, ये होता है इसका एरिया। अब जो दोस्त इसमें से समझना चाहते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत अगर एग्जाम्पल के माध्यम समझा दूँ तो बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये एक बेस ले लिया मैंने, ठीक है, अब आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक है समझने के, तो जैसे मान लीजिए ये ले लिया, ठीक है, अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया ऐसे ऐसे, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब अगर मान लीजिए ये आर है
और ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, ठीक, तो आप ये समझिए कि इसका जो परपेंडिकुलर होगा ना दोस्तों, वो अगर ये आर है, ठीक है, आर है और ये थीटा है, तो ये जो है आर साइन थीटा होगा। क्लियर है? अगर ये आर है तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर आर साइन थीटा हो गया तो हमें ट्रायंगल का भाई एरिया पता है 1/2, बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा ये वाला आर, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट ये वाला आर, ठीक है, तो 1/2 आर इंटू आर साइन थीटा, बस ये हो गया। तो देखिए वही चीज़ लिखा हूँ 1/2 है ना, ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये हो गया। क्लियर है? तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप एक चीज़ इसको याद रख लीजिए कि भाई ये होता है आपका वृत्तखंड का एरिया, यानी ये जो आपका ये पोर्शन है ये वाला, ठीक है, देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ ऑलरेडी, ये वाला इसका एरिया होता है ये। क्लियर पूरा? तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे घन घनाभ, इसकी बात करेंगे, है ना। तो अब आयतन की बात करेंगे इसमें हम, आयतन और जो भी आपके जो बाकी चीज़ें हैं, है ना, लंबाई चौड़ाई जो भी। तो अब अगर आयतन की बात करेंगे तो आयतन माने क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यानी अगर मान लीजिए आपके पास कोई टंकी है, कोई ड्रम है, कोई घर है, कोई रूम है, कुछ भी है, कोई ऐसे कोई बर्तन दे दिया आपको, उसमें कितना पानी आया, यानी उसका कितना कैपेसिटी है, तो यही होता है आयतन, है ना। मेजरमेंट में अगर आप बात करेंगे तो यही होता है आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर कोई घनाभ है, ठीक है, अगर कोई घनाभ है तो घनाभ है तो भाई LBH का साइड का घनाभ हो गया, ठीक है, ऐसे। तो अगर इसकी LBH साइड दे दी, ठीक है, तो मैं फटाफट से आपको बताता जा रहा हूँ भाई, LBH आपको दे दिया, LBH, तो इसका जो आयतन होगा, है ना, अगर मैं बात करूँ आयतन की, आयतन घनाभ के, है ना, घनाभ की बात कर रहा हूँ, तो अगर घनाभ के आयतन की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, बस आप ये कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल सा है। तो ये तो आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत सिंपल है। अब आपसे अगर उसके वो पूछ ले, क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी क्षेत्रफल बात करें, तो अब आप एक चीज़ ये देखिए भाई, अगर कोई घनाभ है ना, तो उसके कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे। अब 6 फेस होंगे तो हर सामने वाले फेस का, जैसे मान लीजिए अगर मैं शेड करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला फेस, अगर ये मैं नंबरिंग करता हूँ L, ठीक है, फिर इसको कर दिया B और इसको कर दिया H, ठीक है। तो अगर LH की बात करूँ तो अगर एक LH इस तरफ है तो एक पीछे साइड भी होगा। क्लियर? तो यानी हर एक फेस 2-2 होंगे, तो हर एक का एरिया अगर मैं निकाल लूँ तो भाई उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो पूरा हमारा एरिया आ जाएगा। तो एक तो आपका हो गया ये LH, ठीक है, दूसरा आपका कौन सा हो गया, ये वाला भी हो गया, है ना, B इंटू एच, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा आपका हो गया ये ऊपर वाला, ये, ठीक, यानी अगर कलर चेंज करूँ तो ये वाला, ठीक, ये आपके 3 हो गए फेस। अब तीनों का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले वाला क्या हो गया, LH, फिर BH, फिर HL, बस ये आप कर दिए तो आपका क्षेत्रफल आ गया। तो पहला चीज़ आपका क्या हो गया, आयतन, दूसरा क्या हो गया, क्षेत्रफल, है ना, ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ कभी कभी पूछता है कि जो आपका डायगोनल है, मतलब डायगोनल बोल रहा हूँ, घनाभ है ना, घनाभ है, तो इसमें डायगोनल जो इसका विकर्ण होगा। अब अगर आप कमरे में अपने बैठे हैं तो भाई अगर आप कोई ट्रायंगल है, मतलब ये रेक्टेंगल है, इसके अगर विकर्ण की बात करेंगे तो भाई इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये आपका हो गया विकर्ण। क्लियर है? सिंपल सी बात हो गई। लेकिन अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं विकर्ण, तो उसका विकर्ण क्या होगा, उसका विकर्ण ये होगा, आप इमेजिन करें कि भाई आपके कमरे का कोई कॉर्नर है, ठीक है, भाई कमरे का कोई कॉर्नर है, ठीक है, मान लीजिए मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ समझाने की। अगर मान लीजिए ऐसे 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 कोई कमरा है, ठीक है, आप बैठे हैं, ठीक है, ये आपका कमरा है, ठीक, तो इसका मतलब ये एक कॉर्नर हो गया, ठीक है, और एक कॉर्नर हो गया ये वाला, मतलब जो सामने फेस के ऊपर साइड वाला। तो अगर आप इनको ज्वाइन कर दिए, है ना, अगर आप इनको ज्वाइन कर दिए तो ये होते हैं आपके डायगोनल, ये होता है मतलब किसी भी घनाभ का डायगोनल यानी विकर्ण। तो इसका विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है, अगर 2 होता तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे 3 है तो क्या होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बस ये होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण का। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आपके क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक नहीं, अभी मैं जब डिस्कस करूंगा तो आप देखेंगे कि वास्तव में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। बस ले देखिए इसी का यूज़ है, बस डायरेक्टली आपसे विकर्ण ना बोल के कुछ ना कुछ उसमें लैंग्वेज के फॉर्म में दे देगा कि भाई कोई ये ऐसा था वैसा था, है ना, तो इसका कैसे क्या करेंगे। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं घन की। तो घन में कुछ नहीं करना है, घन का क्या है भाई, घन सिंपल सा ये होता है, आपने जब घनाभ समझ लिया आपने तो घन भी आ जाएगा। बस घन में क्या है,
एल बी और एच तीनों बराबर होते हैं। अगर तीनों को आप ए से रिप्लेस कर देंगे तो जो क्षेत्रफल निकाला वो आपका आ जाएगा, है ना। जो आपने इसका वो निकाला क्या नाम से आयतन, वो आ जाएगा, और जो आपने विकर्ण निकाला वो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे अगर बात करें बेलन की, ठीक है, तो बेलन की बात करें तो बेलन क्या होता है, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, बेलन। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे तरीके से आते हैं। अब अगर बेलन की बात करें तो ये आपका हो गया बहुत सिंपल सा, ऐसे ऐसे है ना। मैं बहुत उसको थोड़ा सा वैसे करके चल रहा हूँ ताकि आप जो चीज़ें जान रहे हैं उसको जल्दी से कवर कर लिया जाए, ताकि जहाँ पे हमें मेहनत करनी वहाँ पे हम फोकस कर सकें। तो अगर इसका रेडियस आर और हाइट एच है, ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा बेलन का, आप जानते हैं आयतन क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर हो गया। इसका जो एरिया था ये पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा नीचे तक चला आएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, पाई, है ना। मैं इसको लिख दूँ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, ये हो गया। अब अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो क्षेत्रफल ही है, समझ रहे दोस्तों, यह है क्षेत्रफल ही, बस इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। वक्र पृष्ठ माने क्यों, सर्कुलर है, मतलब, है ना, थोड़ा सा घुमावदार है, तो इसलिए इसको वक्र बोला है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा भाई, वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये जो इसका आपका ये है पूरा, ये पूरा यही वक्र पृष्ठ ही है, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा भाई, 2πr होता है सर्किल का परिधि, है ना। वो 2πr अगर मैं आपको 3D में दिखाता तो भाई ऐसे 2πr था, ऐसे ऐसे, अब ये 2πr नीचे चला आया तो पूरा 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 पूरा, तो इसको h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये आपका हो गया वक्र पृष्ठ। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, बस सिंपल सा आप फॉर्मूला याद करते जाइए, आपका अपने आप जो है क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्लियर दोस्तों, तो अगर वक्र पृष्ठ बोला है और क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठ भी एक प्रकार का क्षेत्रफल है, लेकिन ये कौन सा क्षेत्रफल है, ये केवल जो सर्कुलर पोर्शन है उसका ही क्षेत्रफल है। बट अगर आप बात करें किसी सिलेंडर में, है ना, मान लीजिए मैं कोई बड़ा सा सिलेंडर ड्रॉ करूँ, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर था हमारा, ठीक है, ये मैंने सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, ऐसे। तो अगर वक्र पृष्ठ की बात करें, है ना, तो वक्र पृष्ठ तो ये वाला हो गया, ये एरिया, तो ये तो आपने निकाल लिया क्या, ये आपने निकाल लिया 2πRh, है ना, 2πRh आपने निकाल लिया वक्र पृष्ठ वाला एरिया। लेकिन अगर पूरा एरिया की बात करें तो आपने जो ये नीचे ये वाला एरिया है ऊपर का, और जो नीचे सर्किल बना रहा होगा नीचे, है ना, वो एरिया, ये तो आपने छोड़ ही दिया ना, तो ये भी तो इसी एरिया में आता है। तो अगर इनको आप जोड़ देंगे तो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठ का हमने क्या निकाला था, 2πRh, ठीक, प्लस कर देंगे एक ये ऊपर वाले डिस्क का, नीचे वाले डिस्क का, है ना, नीचे वाला जो, तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई 2 फेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, बस इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए यही है। तो अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा क्या कि 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, वो यही लिखा है कि भाई 2πr, अब इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे h बचेगा और यहाँ पे r बचेगा, तो वही है 2πr h प्लस आर, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आप समझते चलिए, आपका अपने आप जो है सॉल्व हो जाएगा सब। क्लियर है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हो गई। अब बात करें शंकु की, ठीक है, अब बात करें शंकु की। तो शंकु की बात करेंगे तो शंकु में क्या होता है, आपका ये शंकु है, ठीक है, ये ऐसा शंकु हो गया ऐसे, ठीक। अब इसका मान लीजिए ये जो है ये स्लैंट लेंथ है, यानी इसका जो क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई है ना, मतलब हाइट तो इसकी h है, लेकिन इसका जो वो है क्या बोलते हैं, लंबाई शंकु का, है ना, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये होगा तिर्यक ऊंचाई। जैसे तिरपाल आप देखे होंगे ना, लोग छा देते हैं, तो अब उस तिरपाल का अगर यहाँ से नापना शुरू करें और यहाँ तक नापें ऐसे, तो ये जो है तिर्यक ऊंचाई है, ठीक। तो L हो गया, h इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, और उसका जो ये आधार है, बेस है, इसका अगर त्रिज्या की बात करें, रेडियस की, तो वो r है। अगर ये सारी चीज़ें आपको दे दी और आपसे पूछ लिया आयतन, ठीक, अब अगर आपसे आयतन पूछ लिया तो आयतन क्या होता है, कुछ नहीं होता है दोस्तों, बहुत सिंपल होता है। हमने पढ़ा है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, हमने बेलन का आयतन पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच, बस इसका 1/3 आप कर दीजिए, ठीक है, ये आपका शंकु का आयतन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज़, अब आप एक चीज़ ये समझिए भाई, एच ये है, आर ये है, और तिर्यक ऊंचाई एल ये है, तो ले देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, मतलब L² = क्या हो जाएगा,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आपस में इनका एक रिलेशन हो गया। तो एक ये याद रख लीजिए, क्लियर है। मतलब याद के बहुत सिंपल था, बस एप्लीकेशन में यूज़ होता है इसलिए मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब दूसरी अगर बात करें इसके वक्र पृष्ठ की, ठीक है, इसमें भी वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है, इसमें भी वक्र पृष्ठ होगा। यानी ये जो आपका दिख रहा है आपका ये जो दिख रहा है ना, ये वाला वक्र पृष्ठ, मैं बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बस जो आपका वक्र पृष्ठ दिख रहा है ना इसकी, तो अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये क्या होगा, ये अब जैसे मैंने उसका आपको बताया था ऑलरेडी, पाई आर एच था, इसका क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, बस इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल, बस ठीक, ये हो गया। अब उसमें क्या था, 2 पाई आर एच था, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका वक्र पृष्ठ था 2 पाई आर एच, बस यहाँ पे क्या किया, 2 हटा दिया, ठीक है, 2 हटा दिया, पाई आर और एल कर दिया एच की जगह पे, बस इतना सा है, ठीक है, ये तो वक्र पृष्ठ हो गया। लेकिन अगर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे, है ना, कंप्लीट क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होगा, वक्र पृष्ठ का तो ऐड ही करेंगे, प्लस ये जो आधार का क्षेत्रफल है उसको भी तो जोड़ेंगे। ये जो आपका आधार था, है ना, अब मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपका ये बच गया ये वाला, इसको भी तो जोड़ेंगे, तो बस इसको जोड़ देंगे, सिंपल सा। तो वक्र पृष्ठ का क्या हो गया, पाई आर एल प्लस आधार का पाई आर स्क्वायर, बस ये हो गया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने पढ़ा भी होगा, अगर फॉर्मूले पढ़े होंगे तो पाई आर एल प्लस आर, ठीक, ये हो गया। और उसमें आपने क्या पढ़ा था, 2 पाई आर और एच प्लस आर, बस यहाँ पे 2 था और यहाँ पे एच था, है ना, सिलेंडर का। तो बस आप रिलेट करते जाइए, आप समझ जाएंगे खुद ही, क्लियर। तो ऐसे आप चीज़ों को रिलेट कीजिए ताकि आपके दिमाग में बर्डन भी कम आए। तो कहने का मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे डिस्कस की। अब एक छोटा सा और आता है चीज़ें, वो आती है क्या, गोला, ठीक है। अब गोला क्या होता है, गोला को बोलते हैं स्फीयर, गोला माने बॉल। बस आप अगर वृत्त और गोले में अंतर समझना चाहते हैं तो वृत्त और गोले में वही अंतर है जो चूड़ी और बॉल में है, ठीक है, बस इतनी सी बात समझिए। भाई अगर आपसे कोई, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई वृत्त क्या होता है, गोला क्या होता है, क्योंकि बनाने में दोनों एक जैसे दिखते हैं। अगर मैं 2D में बनाऊं तो वृत्त भी ऐसे बनेगा, गोला भी ऐसे बनेगा, लेकिन वृत्त माने चूड़ी, ठीक, जो आप चूड़ी वगैरह पहनते हो, कंगन वगैरह, और गोला माने क्या हो गया, गेंद या फिर फुटबॉल, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें। तो जो वो पूरा का पूरा एक प्रकार से सब तरफ से कवर रहता है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो अगर गोला की बात करें तो गोला की अगर बात करता हूँ मैं, तो इसमें कुछ नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ें, 2-3 चीज़ें बतानी है। एक होता है कि भाई अगर ये गोला है, ठीक, अब इसका भी कोई सेंटर होगा, है ना, हर तरफ से ऐसे ऐसे गया होगा। तो अगर इसके ये जो बात करें इस वाले की, ये तो आपको हो गया, ये देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ ये सर्किल है ना, लेकिन पूरा का पूरा क्या है, गोला है ना, ये पूरा तो गोला हो गया, काला वाला ऐसे गोला है, इसमें मैंने एक इमेजिनरी सर्किल ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर इसकी रेडियस आर है, मतलब इस गोले की रेडियस आर है, तो इसका जो आयतन होगा, है ना, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर, माफ कीजिएगा, आर हो गया, पाई आर क्यूब, बस इसका 1/3 कर देंगे, 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया, ये आपका हो गया आयतन, ठीक है, गोले का। अब गोले का वक्र पृष्ठ का बात करें, यानी अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो भाई गोला है ना, तो इसका जो ये पूरा का पूरा ये वही तो है, वक्र ही तो है पूरा है ना, मतलब कुछ ना कुछ कर्वेचर है इसको, कोई ना कोई आकृति है, गोला है, मतलब है। तो अगर वक्र पृष्ठ को मैं बताऊं तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ यानी अगर आप समझना चाहते हैं भाई वक्र पृष्ठ वास्तव में क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ वो चीज़ होता है, जैसे आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो एक बॉल ले लीजिए आप, ठीक है। अब उसको जो है आप किसी कागज़ से कवर कीजिए, तो कितना कागज़ लगा, समझ रहे हैं, बस कितना कागज़ लगा उस बॉल को पूरा कवर करने में, तो वही होता है उसका वक्र पृष्ठ। तो ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपका वक्र पृष्ठ गोले का, ठीक है। बस इतनी सी बात है, समझ रहे दोस्तों। अब यही चीज़ अगर आप, ये आपने 2 चीज़ समझ ली। अब अगर मान लीजिए मैं अर्धगोले की बात करूँ, ठीक है, अर्धगोला सेमी स्फीयर की, तो अब अगर सेमी स्फीयर की बात करूँ तो जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ सेमी स्फीयर, आपका ये हो गया सेमी स्फीयर, ठीक है। मान लीजिए ये था ऐसे 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 इसका डायमीटर है, ठीक है। तो एक ये और ये हो गया आपका सेमी स्फीयर, मतलब कटोरा जैसा, समझ रहे हैं आप भाई, ऊपर का आधा निकाल दिया, बचा नीचे का आधा। तो अब अगर इसके आयतन की बात करें, है ना, अगर इसके आयतन की बात करें तो उसका क्या आयतन था, 4/3 पाई आर क्यूब था आयतन, है ना, पूरे गोले का पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब, ये तो पूरे का था, बस इसका आप आधा कर दीजिए, ठीक है, तो आधे का आ जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। ये आपका हो गया अर्धगोले का आयतन। अब अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बोलें, ठीक,
तो भाई चूंकि गोला आधा हो गया तो इसका वक्र पृष्ठ भी आधा हो जाएगा, यानी ये जो वक्र वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है वक्र वाला, तो ये जो है हमारे पूरे गोले का क्या था वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर दीजिए यानी 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो गया वक्र पृष्ठ। अब अगर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे आपसे, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो भाई इसमें वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, प्लस जो आपने ये बेसवा छोड़ दिया है ना, ये जो बेस था आपका, ये भी तो आएगा, इसका भी तो एरिया आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो इसका भी आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे यानी इसको मैं आधार बोल दूँ, अगर इसका आधार, तो इसका भी क्षेत्रफल, तो ये तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अर्धवक्र पृष्ठ का प्लस आपका आधार का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल ही तो है आपका, ये जो पूरा है पूरा सर्किल है, इसका पाई आर स्क्वायर हो गया, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस आर है, ठीक, ये हो गया। तो इसका मतलब 3 पाई आर स्क्वायर हो गया इसका आपका पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो गया क्या, संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हमने समझ ली भाई, क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। क्लियर, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, है ना। अब इसमें और भी चीज़ें आती हैं दोस्तों, जैसे कभी कभी छिन्नक का बात पूछ लेता, छिन्नक यानी फ्रस्टम, शंकु है, आप समझ रहे होंगे भाई, जैसे इसको फ्रस्टम, शंकु का जो फ्रस्टम होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं छिन्नक, यानी जैसे मान लीजिए ये ऐसे था आपका, ठीक है, आपका ये ऐसे हो गया, ठीक, ये तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, एक प्लेट लीजिए और इसको यहाँ से काट दीजिए, ठीक है, तो जो आपका पोर्शन निकल गया ये तो शंकु है, लेकिन ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये, इसको बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्रस्टम। तो इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी सेम वही होगी, बस आपको करना क्या होगा, मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नहीं पूछता है, बट मैं इन जनरल आपको बता दे रहा हूँ ये अप्रोच, ताकि अगर कभी एग्जाम में आए कुछ चीज़ें हैं तो आप इसको समझ लें कि वास्तव में होता क्या है ना, बाउंस ना जाए चीज़ें। तो अगर ये रेडियस इसका आर है, ठीक है, और ये कैपिटल से दिखा दो, अगर ये कैपिटल आर है ना, और ये कैपिटल एच है, ठीक है, और अगर छोटे वाले की बात करें यानी इस वाले की, ये भी तो शंकु ही है। अब अगर इसकी बात करें तो अगर इसका रेडियस मान लीजिए, मैं कुछ मान लेता हूँ, इसका रेडियस मान लीजिए, मैंने मान लिया इसका स्मॉल आर मान लिया, और हाइट इसकी स्मॉल एच मान ली, ठीक, ये तो बस। अब अगर वॉल्यूम की बात करना हुआ तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, है ना। अब अगर वक्र पृष्ठ की बात करना हुआ तो भी बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, बस। क्लियर है। अब क्षेत्रफल की बात करना होगा तो भाई इसका वक्र पृष्ठ आप निकाल लेंगे, बस इसमें से एक पाई आर स्क्वायर ये वाला जोड़ देंगे और एक पाई आर स्क्वायर ये वाला जोड़ देंगे, बस यही होगा। ये देखिए, क्लियर, तो आपका फ्रस्टम तैयार हो जाएगा, वो ऐसा कुछ दिखेगा, ये ठीक, ये बात हो गई, ये आपका फ्रस्टम हो गया, ये आर है तो ये कैपिटल आर है, बस। ये हाइट कितनी हो जाएगी फिर, अगर एच पूरी थी, स्मॉल एच छोटी वाली थी, तो ये आपकी हाइट हो गई। क्लियर, तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। अब आप ये दिखाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बट आप समझ रहे होंगे कि भाई वास्तव में चीज़ें कैसे वैरी कर रही हैं। क्लियर, अब इसका आप स्लैंट लेंथ भी आप कुछ ले सकते हो, मान लीजिए आप एल ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ले देके आपको बस वैल्यू पता करनी है, पाइथागोरस आप जानते हैं, तो बस उसको आप क्या करेंगे, अगर आयतन की बात किया तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, ठीक, और वक्र पृष्ठ की बात किया तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। क्लियर, और अगर टोटल क्षेत्रफल की बात किया तो वक्र पृष्ठ आपने निकाल लिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, बस। क्लियर है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, आपको रिकॉल कर लीजिए, आप थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा रुक के समझ के कंसोलिडेट कर लीजिए। अब इसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। अब एक एक करके हम क्वेश्चन उठाएंगे और उसको समझेंगे कि वास्तव में चीज़ें कैसे कैसे वेरी करती हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो अब अगर जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो अब थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए क्योंकि मैं भी बोलते बोलते थक गया। चलिए अब शुरू करते हैं ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये दिया है कि एक समान त्रिज्या वाले एक वृत्त, है ना। अब देखिए दोस्तों, इतना मेहनत लग रहा है, आप लोग भी, मैं बस, मेरा बस एक लेख देखिए यही मोटो रहता है दोस्तों, बस आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ बता रहा हूँ ना, उसको आप पूरे मन से कीजिए। अगर आप पूरे मन से कर लिए, आपका सिलेक्शन हो गया, तो बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी संतुष्टि की बात होगी। जैसे मैं अगर आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, मैं जनरली बताता नहीं हूं, बट जैसे मैं जब अपने कॉलेज लाइफ में था, है ना, धनबाद में जब मैं था, तो जब आईआईटी का अपना चल रहा था मेरा, तो वहाँ पे मेरा एक एनजीओ था, ठीक है, मैं एक एनजीओ में काम करता था, वो एनजीओ था कर्तव्य, ठीक है। ये मैं भी इसलिए बस जनरल बातें कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा माइंड मेरा भी हल्का हो जाए, क्योंकि बोलते बोलते मैं भी, है ना, थोड़ा सा
एग्जॉस्ट हो गया हूँ। तो जैसे मैं जब एनजीओ में काम करता था तो वहाँ पे एक कर्तव्य एनजीओ था, तो ये बेसिकली क्या करता था ना, ये जो स्लम एरिया के वहाँ बच्चे थे, बेसिकली धनबाद जो है दोस्तों बहुत ही पुअर इलाका है कह सकते हैं। तो धनबाद जबकि पुअर इलाका है तो वहाँ पे किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज, मान लीजिए कोई कॉलेज है, कोई बड़ी अच्छी संस्था है, कोई भवन है ना, तो उसके आसपास जाहिर सी बात है कि झुग्गी झोपड़ियाँ बचने लगती हैं क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी हम पे बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या करते थे, इन स्लम एरिया के जो बच्चे हैं इनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, ठीक है। मतलब इनकी सुबह क्लास चलती थी, स्कूल चलता था और शाम को हम लोग इनको ट्यूशन देते थे। तो जो ज़्यादा बच्चे गरीब होते थे उनको हम क्या करते थे, उनको हम बेसिकली उनकी स्कूलिंग भी हम ही लोग करते थे, उनका जो स्कूल का आना जाना खर्चा रहना है ना। तो कहने का मतलब, क्योंकि अब दोस्तों ये स्लम एरिया के बच्चे हैं तो इनके मम्मी पापा क्या होते हैं, ज़्यादातर मजदूरी करते हैं या फिर है ना बर्तन मांजते हैं इनके घर वाले, या फिर किसी के पापा नहीं है, मम्मी नहीं है ना, तरह तरह की बहुत सारी समस्याएं थी। तो कहने का मतलब वहीं से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि भाई वास्तव में कुछ करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और उसी को लेके फिर मेरा इस तरफ रुझान भी बढ़ा। तो मैं लगातार उससे जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है और इसके अलग अलग सेंटर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई लोग बढ़े, मतलब जितना मेरा हो सकता है सहयोग मैं उतना देने की कोशिश करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब आज ये बच्चे जो हैं, कभी कभी कुछ बच्चों का फ़ोन आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि बोलते हैं सर मैं ये कर रहा हूँ, कर रही हूँ, है ना। तो बेसिकली ज़्यादातर हमने जो अफोर्ड किया, जो मतलब अडॉप्ट किया है, वो ज़्यादातर गर्ल्स हैं। क्लियर दोस्तों, मतलब इसके पीछे का रीज़न भी आप जानते हैं कि भाई अगर स्लम एरिया है, अगर मान लीजिए उस घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो हर माँ बाप यही चाहता है कि भाई लड़की की जल्दी जल्दी शादी वादी करके रफा दफा करे, फुर्सत करें। तो ये जो सोच है दोस्तों, मतलब लड़कियों को एसेट ना समझ के लाइबिलिटी, मतलब समझ रहे हैं, भाई एक भार समझ लेते हैं कि ये कैसे करें, उम्र हो रही है ना, तो 18 साल से पहले ही शादी कर देंगे, तरह तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये सब अब यहाँ पे जो शिक्षा का महत्व है दोस्तों, है ना, जो शिक्षा का महत्व इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हम उनके माता पिता को तो जितना नहीं समझा सकते, बट उनके बच्चों को तो समझा सकते हैं। भाई आप अपना भविष्य बनाइए, कुछ कीजिए, समाज में अपना हित दीजिए। और मैं उनको यही बोलता हूँ कि बेटा आप लोग ऐसा काम करो कि कर्तव्य की जरूरत ना पड़े। क्लियर, मतलब कर्तव्य जैसे संस्था की जरूरत ना पड़े। मतलब आप खुद इतने ज़्यादा सक्षम हो जाओ, जागरूक हो जाओ कि आप अपनी आने वाली जनरेशन, अपने भाई बहन छोटे हैं ना, या फिर आपके जो बच्चे हैं, या फिर आपके मोहल्ले आस पड़ोस के, उनको आप खुद शिक्षित करने लगो, हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। तो जिस दिन अगर ये अपलिफ्टमेंट हो गया उस दिन अपना काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और उसी को लेके मैं अब ये जो लेक्चर है ये भी मैं बना रहा हूँ। तो इसके पीछे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई कुछ अर्निंग हो, ये वो, कुछ बिल्कुल नहीं है भाई। मैं कहता हूँ कि आप में से 4 से 5 लोग भी देखें, कुछ भी, किसी को भी फ़ायदा मिले, लेकिन अगर फ़ायदा हो गया तो बस इतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी, अगर आप मेरे प्रोफाइल देखे होंगे तो मैं चूँकि ऑलरेडी एमएनसी में वर्क करता हूँ, तो अभी मैं चूँकि लीव पे हूँ, तो इसलिए मैं फ्री टाइम में अपने जो है आपको जितना मैं दे पा रहा हूँ उतना कोशिश कर रहा हूँ। और चूँकि समय कम है ना, समय कम है, समय का अभाव है, तो इस चर्चे जो है इसके लिए जो है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताते चल रहा हूँ ताकि चीज़ें कवर हो जाए टॉपिक, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है ना। तो अब मैं टू दी पॉइंट लेने की कोशिश करता हूँ, बट आप में से कुछ छात्रों की जो है समस्या होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप जैसे मान लीजिए बताते हैं, कुछ बताते हैं, तो अब मान लीजिए कोई पेपर आया, उसमें हल्का सा कुछ घुमा देता है, तो आप जो है उसमें गड़बड़ा जाते हैं, बाउंस बैक हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल होती है, ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी, सबके साथ होती हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे साथ होगी ही होगी, क्योंकि आप 100% कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इसको इम्प्रूव किया जा सकता है ना। अब इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इसको इम्प्रूव करने का केवल और केवल दोस्तों तरीका प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं करा सकता, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, है ना। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए, आप अपनी अप्रोच डेवलप कीजिए, है ना। कुछ जो ट्रिक्स है मैं वो बता सकता हूँ ताकि आप चीज़ों को जल्दी से सॉल्व कर लें, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं ना कि भाई मेहनत का शॉर्टकट मिल जाए। मेहनत का आप शॉर्टकट कहाँ तक ढूंढेंगे दोस्तों? मतलब मेहनत का शॉर्टकट नहीं होता है। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करने में जो समय लगेगा वो तो लगेगा ही ना। अब आप कहते हैं कि शॉर्ट में बता दीजिए, तो शॉर्ट में आप मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो देखिए मैं ऑलरेडी बताने की कोशिश करता हूँ भाई, जो चीज़ें हैं शॉर्ट में, कुछ चीज़ें हो गई भाई ऐसा है, आप इसको कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को तो पता ही होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, कहने का मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपको खुद ही आइडिया लगेगा कि वास्तव में चीज़ों को कैसे डील करना है। मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते समय आपने ऐसे क्वेश्चन उठाए, लाइन से 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब उठाते जा रहे लाइन से, आपके मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन बने ही नहीं, लेकिन बने नहीं, बट आपके पास अगर सोल्यूशन है, कुछ चीज़ें हैं, आपने देखा समझा, अगर आपको 8-10 क्वेश्चन में से अगर मैं कहता हूँ 6 क्वेश्चन भी समझ में आ गया, तो आप ये समझिए कि आपके 6 क्वेश्चन तो तैयार हुए ना, 6 कॉन्सेप्ट तैयार हुए ना। मतलब अगर उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आ गया तो आप तड़ से कर देंगे ना। तो कहने का मतलब ये चीज़ें होती हैं, अगर आप वर्क करते रहेंगे
तो आप डेफिनेटली गो थ्रू हो जाएंगे। जो आपका सीसेट का फियर है ना, वो अपने आप मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ले देखिए आपका काउंटिंग तो है नहीं, आपको करना कितना है 33%। अब ये 33% इतना महंगा पड़ जाता है कभी कभी, भाई आप फेल हो गए, मतलब खुदा न खास्ता अगर नहीं क्वालिटी, तो तब बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। तो मैं बस वही कहूँगा जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि आप पर डे प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर है, 1 घंटे दीजिए, आधा घंटे दीजिए, 30 मिनट दीजिए, जिसको जितनी क्षमता हो उतना दीजिए, लेकिन पर डे आप दीजिए। अगर आपको सी सेट को गो थ्रू करना है, भाई मैथ्स रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप रोज रोज पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में घुस जाएंगी। अब आप सोचिए कि आप पहले जीएस कंप्लीट कर लेंगे, है ना, फिर उसके बाद आप सी सेट में लगेंगे, तो ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि उसके समय आपको जीएस का रिवीजन भी करना है, और सी सेट का ऐसा है कि इतना बर्डन हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तब आप भागने लगते हैं इधर उधर ट्रिक के चक्कर में, है ना, कि ट्रिक मिल जाए, शॉर्ट मिल जाए, कुछ पापा वीडियो, है ना, कुछ हर दुनिया भर के। तो कहने को मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेंगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो जो ये चीज़ें हैं, कहने का मतलब ट्रिक्स वगैरह, ये आपको बस क्वेश्चन को जल्दी डील करने में मदद कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझने में नहीं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अब शुरू करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई एक ये है कि एक त्रिज्या वाले वृत्त है और एक गोला है, ठीक है, मतलब एक रेडियस आर है, इसी रेडियस का एक वृत्त है, ठीक है, और इसी रेडियस का एक गोला है। बहुत सिंपल सा है, इसमें तो कुछ है नहीं, बस बोला कि इनके जो संपूर्ण पृष्ठ हैं इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा, हमने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा था पाई आर स्क्वायर, ठीक, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का जो हमने पढ़ा था क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बस दोनों को रेशियो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1:4 का आ जाएगा रेशियो, क्लियर। ये देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, तो आपको पता है तो आप करके आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर है। अब अगर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, एक कमरा है, ठीक है एक कमरा है, ठीक है, उसकी 2 दीवार है और एक छत है बिंदु P, ठीक है, समकोण पे मिलते हैं। तो कहने का मतलब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्या बोल रहा है, कि मान लीजिए ये कमरा था, ठीक है, ये आपका कमरा हो गया, ठीक है, ये आपका कमरा हो गया, ठीक, देखिए काफ़ी सुंदर कमरा बन गया बहुत अच्छे से, ये आपका कमरा हो गया, ठीक है। अब अगर इसके अंदर बात करें मान लीजिए, ठीक है, तो ये कोई पॉइंट P है, ठीक है। अब इस पॉइंट P है और कमरे के अंदर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये कोई, अब कैसे अंदर दिखाऊँ, मान लीजिए यहाँ दिखा देता हूँ, अंदर अंदर है, अंदर साइड है ये, ठीक है, इस फेस पे नहीं, अंदर है। तो अंदर है तो उसकी जो है ना, उसकी जो है इस फेस से दूरी, यानी अगर इस फेस की बात करें तो ये जो दूरी है, और इस फेस से दूरी, ये जो दूरी है, ये दे रखा है, ठीक है। कितना कितना दे रखा है, एक दूरी दे रखी है 8 मीटर और एक दूरी दे रखी है 1 मीटर, ठीक है, क्लियर है। और जो क्या नाम से ये जो आपका ये पॉइंट कॉर्नर, इससे भी दूरी दे रखी है, ये दे रखी है 9 मीटर, ठीक ठीक, 9 मीटर। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि भाई इस फेस से तो आपको दूरी दे दी, और जो पीछे वाला फेस है उससे भी दूरी दे दी। अब ये जो छत है, ये छत है ना, ये छत, इससे जो है इसकी क्या दूरी होगी, ठीक है, ये। तो हम ये समझते हैं कि भाई इसके पीछे का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि भाई अगर आपको किसी कॉर्नर से दूरी दे दी, ठीक है, तो अगर कोई कॉर्नर से दूरी मान लीजिए L है ना, तो हम ये समझेंगे कि अगर कॉर्नर से दूरी L है तो L का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये होता है। अब ये क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। आपने डायगोनल पढ़ा था, है ना भाई, डायगोनल पढ़ा था कि भाई डायगोनल का स्क्वायर क्या होता था, तीनों भुजाओं का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए, तो वही चीज़ ये है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा इन्होंने पूरा डायगोनल ना करके बीच में ही कोई पॉइंट पे रोक दिया, तो हमको ये क्या दे दिया, L की वैल्यू दे दी 9, है ना, 9 दे दी, यानी किसी कॉर्नर से जो है, ये जो कोई कॉर्नर है यहाँ से इस पॉइंट की दूरी 9, ठीक है। अब A दे दिया, A ले लिए, मान लीजिए 8 ले लीजिए एक फेस से दूरी, ठीक है। B ले लीजिए दूसरे फेस से दूरी 1। अब C पूछा है आपसे, है ना, ये जो छत से दूरी, मतलब अगर आप घर में अपने बैठे हैं रूम में, तो कोई पॉइंट इमेजिन कर लीजिए और उससे जो है तीनों फेस की दूरी कैलकुलेट कर लीजिए, तो वही A, B और C है, ठीक है। तो C आपसे पूछ लिया छत से दूरी, है ना, और आपको L दे दिया, यानी उस पॉइंट से जो नियर बाई कॉर्नर है, जिससे आप, है ना, जो आप देख पा रहे हो जहाँ पर तीनों दीवारें जुड़ रही हैं, उसकी दूरी 9 दे दिया। बस आप अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 9 9 81 हो गया, ठीक, 8 8 64 और 1 1 कम 1 प्लस C स्क्वायर, है ना। तो C स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, C स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 आ गई, क्लियर। तो यानी C की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 4, ठीक। अब देखिए मैं, आपने समझ लिया तो आपको आंसर पता चल गया कि भाई C की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन आप में से कुछ दोस्त गलती भी कर सकते हैं। अब गलती क्या हो सकती है,
हो सकता है आप ये मिस इंटरप्रेट कर लें कि आपसे एल की वैल्यू पूछ लिया, यानी आप क्या कर दीजिए 9 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 1 स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप ये कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा दोस्तों, क्लियर है। तो ये नहीं करना है आपको ये जो चीज़ें हैं ये करना है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा, कोई बहुत ज़्यादा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई रॉकेट साइंस वो नहीं पूछते, बस आपसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछते हैं, भाई ये ऐसे था तो कितना कितना क्या क्या होगा, क्लियर है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी 2014 क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है। अब इसमें क्या है, बोल रहा है कि एक माली है, अब ध्यान सुनिएगा, एक माली है अपने आयताकार बगीचे की लंबाई जो है 40% बढ़ा देता है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई जो है 20% कम कर देता है। तो अब बताइए कि पहली चीज़ की जो इसका बगीचा है उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा कि घटेगा, तो कितना बढ़ेगा या फिर घटेगा, है ना, ये चीज़ें हैं। तो भाई समझ लेते हैं हम क्या बोल रहे हैं। भाई एक बगीचा है, चलिए मैं एक बगीचा ड्रॉ कर दिया ये। अब इसका क्षेत्रफल हमको पता है, अगर ये एल है ये बी है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो गया एल इंटू बी हो गया, ठीक, मतलब एल बी हो गया इसका क्षेत्रफल। अब क्या बोल रहा है, एल जो है 40% बढ़ जाता है, ठीक है, एल 40% बढ़ गया, तो एल 40% बढ़ गया माने 0.4 एल बढ़ गया, यानी नई जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 1.4 एल हो गई, क्लियर, ये तो आपकी नई लेंथ हो गई। और जो बी है इसकी जो साइड है वो जो है 20% घट जाती है माइनस, तो 0.2 घट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल बी था और 0.2 घट गया तो कितना हो गया 0.8 बी हो गया, क्लियर, ये हो गया कहने का मतलब। तो इसका मतलब नई लेंथ कितनी हो गई और नया विड्थ कितना हो गया, ये हो गया आपका, ठीक। तो जो नया एरिया आएगा, नया एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको एल डैश दिखा दूँ और इसको बी डैश दिखा दूँ, है ना, तो एल डैश इंटू बी डैश हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया आपका 1.4 एल इंटू 0.8 बी। तो 14 का पहाड़ा 8 बार पढ़ दीजिए, ठीक है, तो 14 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौक 12, ये हो गया 14 14 112, ठीक है, मतलब 112 माने 1.12, ठीक है, इंटू एल बी। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि भाई 1.2 एल इंटू बी ये हो गया। अब आपका ये तो आपका मतलब जो नया एरिया है ए डैश, हमारा इनिशियल एरिया क्या था एल बी, तो कितना ज़्यादा हो गया डेल्टा ए, अगर हम निकालें दोनों का तो कितना है 0.12 का अंतर है, ठीक है, 0.12 का अंतर है, इसका मतलब ये 12% है, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, भाई 12% है, क्यों, क्योंकि ससुगुड़ा कर दी, भाई पॉइंट है तो उसको ससुगुड़ा कर दीजिए, परसेंटेज में आ गया, है ना। तो ये देखिए कितना सिंपल सा चीज़ें हैं, कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन बस यही पूछा है, भाई लेंथ बढ़ा के इतना कर दिया, इसको बढ़ा के इतना कर दिया, है ना, ये ऐसे ऐसे, बस बताइए कि जो नया एरिया आएगा वो कैसे होगा। अगली बार क्या पूछ लेगा, भाई क्यूब के बजाय मतलब आयत के बजाय, मतलब ये जो आपका ये दिया है बागीचा के बजाय कोई कमरा दे देगा, तो बोलेगा भाई आयतन इसका कितना बढ़ गया, है ना, या फिर कुछ और बढ़ा देगा। तो बस ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें वेरी करता है। तो हमको एक चीज़ ये पता चल गया कि ओवरऑल एरिया बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 12% बढ़ेगा, बस मार के आगे बढ़ जाइए 4 ऑप्शन में, क्लियर है। ये कितने अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सिंपल सा, बड़ा मज़ा आता है, मतलब अगर आप समझ गए चीज़ों को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें 3 नंबर, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, सारे यूपीएससी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में क्वेश्चन का लेवल क्या है। अब जैसे इसकी बात करें तो इसमें क्या है, एक 20 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की ऊंचाई। तो ये बहुत ही तो एकदम कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। देखिए ये कमरा था, ठीक, ये कमरा था, ये हो गया आपका कमरा, ठीक, ये आपका कमरा हो गया। अब इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोल दिया इन्होंने कि भाई कमरे की जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई मान लीजिए दे दी इन्होंने 12, ठीक, 12 हो गई। चौड़ाई दे दी इन्होंने कितनी 9, ठीक, और ऊंचाई दे दी इन्होंने 8, ठीक, बस ये दे दिया आपने। अब इन्होंने बोल दी भाई कमरे में जो है सबसे लंबी डंडी कितनी रख सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप किसी कमरे में हैं तो भाई सबसे लंबी डंडी क्या रखेंगे, तो भाई एक डंडी का कॉर्नर जो है आपके नीचे वाले मतलब फर्श के किसी कॉर्नर पर है और दूसरी वाली डंडी उसके विकर्ण के जो अपोजिट कॉर्नर है वहां पे रहे, है ना, मतलब आप ऐसे कमरे में तिरछा तिरछा से डंडी लगा देंगे तो वो सबसे बड़ी डंडी होगी। इससे बड़ी डंडी रख सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ले दे के आपसे पूछा विकर्ण। देखिए इन्होंने विकर्ण यूज नहीं किया बट लेकिन पूछा विकर्ण ही है, समझ रहे हैं। बस आपको फॉर्मूला पता है क्या, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर दीजिए, मतलब एल बी एच का स्क्वायर, तो एल बी एच का स्क्वायर कर देंगे अलग अलग, तो आप मतलब क्या 12 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बस जहाँ आप इसको करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर, 17 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो कहने का मतलब आपको समझना क्या था,
समझना ये था भाई आपसे विकर्ण पूछा है, यानी जो सबसे बड़ी डंडी आप रखोगे। मान अब आप इस कॉर्नर की बात करें, है ना, तो अगर आप इस कॉर्नर की बात करते हैं, तो इस कॉर्नर की बात करते हैं तो ये डंडी ऐसे रखते 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 इस कॉर्नर तक जाएगी। क्लियर, ऐसे ऐसे जाएगा आपका। क्लियर, तो ये आपका सबसे बड़ा डंडा हो गया। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये जो आपने लिखा। क्लियर, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, सारे यूपीएससी के ही क्वेश्चन है दोस्तों एकदम, है ना। अब क्या बोला कि एक वर्ग है, 1 मीटर अर्धव्यास का एक वृत्त खींचा जाता है उसमें। ठीक है, तो जो छायांकित अंश है उसका जो मतलब मैं ड्रॉ कर दूँ, मैं आपको रुझे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 यूपीएससी का, ये 2001 का क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा पुराना है बट ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो अपने को क्वेश्चन चाहिए, है ना। तो भाई क्या है, ये है, ये दिया हुआ है और इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ऐसे सर्किल, ठीक, थोड़ा सा गंदा सर्किल बन गया। चलिए ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रखा है सर्किल। अब आपसे पूछा कौन सा एरिया है, आपसे पूछा ये वाला एरिया है, ये। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, भाई ये वाला एरिया आपसे पूछ लिया, अब इसको कैसे करेंगे। अब इसको करने का तरीका क्या है, अब सिंपल सी बात है, मैं इसमें इन्होंने वो दे दिया कि भाई इसका कितना क्या मीटर व्यास हो, अर्धव्यास क्या दे दिया। अब देखिए व्यास और अर्धव्यास क्या होता है, अर्धव्यास क्या हो जाएगा, अब आप बताइए खुद ही। मतलब व्यास तो आपको पता है 2 गुणे त्रिज्या होती है, तो अर्धव्यास क्या हो गया, सिंपल सा त्रिज्या ही है। मतलब त्रिज्या ना बोल के अर्धव्यास बोल दिया, समझ रहे हैं। मतलब अगर आप व्यास बोलते तो 2r होता, अर्धव्यास बोल दिया तो r हो गया, है ना। यही बात है, त्रिज्या है तो मतलब उसको त्रिज्या दे दिया 1 मीटर। यानी इसका अगर मैं 1 मीटर की बात करूँ तो ये 1 मीटर हो गया, है ना। इसकी त्रिज्या यही है, ये केंद्र था, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब इसमें क्या है, इन्होंने बोला बताइए इसका जो है ये जो शेडेड पोर्शन है काला वाला, इसका एरिया कितना होगा। तो अब एक चीज़ आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो स्क्वायर है, ठीक, इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, और ये जो आपने सर्किल है इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको जो काला वाला एरिया वो मिल जाएगा अपने आप। क्लियर, इसका मतलब ये वाला ये जो ये वाला एरिया ये मिल जाएगा आपको। क्लियर, तो अब चलिए पहले स्क्वायर की एरिया बात करते हैं। स्क्वायर क्या है भाई, 1/1 का स्क्वायर हो गया, है ना, ये 1/1 का स्क्वायर हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, यानी 1 ही हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक, इसका क्षेत्रफल 1 हो गया। अब जो सर्किल है इसके अंदर जो 1/4 है ऐसे बना हुआ है, तो भाई इसका हमने पहले बताइए एरिया हम जो पढ़ा था सर्किल का, क्या पढ़ा था, πr स्क्वायर, ये पूरे कंप्लीट सर्किल का एरिया है ना भाई, πr स्क्वायर। लेकिन ये आपको दिख रहा है कि भाई ये सर्किल का कितना है, 1/4 ही है, तो πr स्क्वायर माने कितना हो गया, पाई इंटू आर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब जो पूरा सर्किल है उस पूरे सर्किल का एरिया तो पाई है, लेकिन आपको 1/4 सर्किल पता करना है, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, बाई 4 कर देंगे आप। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, π/4। क्लियर, तो इसका मतलब जो आपका ये जो था, कहने का मतलब ये जो आपका ये स्क्वायर है इसका एरिया 1 हो गया, और ये जो ग्रीन कलर का आपका सर्किल है इसका एरिया क्या हो गया, π/4। बस आप दोनों को माइनस कर दीजिए, तो जब माइनस कर देंगे तो आपका अब ये एरिया आ जाएगा, है ना। तो 1 - π/4, बस ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। अब इसी तरीके कुछ कई सारे क्वेश्चन हैं। अब जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें क्या है, जैसे मैं डिस्कस करता हूँ, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इन्होंने, इतने सारे क्वेश्चन पूछे कि आप कर करके थक जाएंगे, है ना। यूपीपीसीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। तो ऐसे ही जो है कई सारे क्वेश्चन हैं। तो अब इसमें अगर बात करें तो इसका जैसे डिस्कस करें तो मैं ड्रॉ करता हूँ क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, इसमें है एक, मैं ड्रॉ करता हूँ आपको आराम से, तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। ठीक, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट ठीक है, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें बनाया क्या है इन्होंने, ये है ऐसे 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 ऐसे, ठीक, फिर ऐसे 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 ऐसे
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा और ऊपर बनेगा ना, ये ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे 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 और ऐसे, ये आपका ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। तो कहने का मतलब जो शेडेड एरिया बचे आपकी, यानी अगर मैं शेडेड एरिया कर दूँ तो इसका एरिया आपसे पूछा है, ठीक है, ये एरिया आपसे पूछा है, ठीक है, ये एरिया आपसे पूछा है और आपको दिया क्या है, ये 10 मीटर दे दिया और ये भी 10 मीटर दे दिया। तो अब आप एक चीज़ ये समझिए, अब इसका एरिया पूछा है तो भाई कैसे करेंगे, भाई 10-10 मीटर दे दिया, इसका मतलब सब कितने कितने मीटर के हो गए, 2-2 मीटर के हो गए, 2-2 ऐसे 2-2, ठीक है, ये सब 2-2 के हो गए। अब आप ये कैलकुलेट कर लें भाई एक का एरिया कितना होगा। अब आप कितने स्क्वायर अगर आप ये कैलकुलेट कर लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं अगर कलर चेंज कर दूँ, ग्रीन कलर से कर दूँ, तो ये आपका हो गया 1, ठीक। इसके बाद इसमें कितने हो गए, ये देखिए डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, बस इतना। अब आप डिब्बा कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये फिर ये फिर ये है ना, फिर ये फिर ये फिर ये, बस अब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 डिब्बे हैं, ठीक, 13 डिब्बे हैं। अब 13 डिब्बे हैं, अब हर एक डिब्बे का अगर मुझे एरिया पता चल जाए तो भाई 2 क्रॉस 2 का डब्बा है सब, है ना, 2 क्रॉस 2 का डब्बा है, तो 2 क्रॉस 2 का डब्बा है तो एक डब्बा का एरिया कितना हो गया, 2 गुणे 2 यानी 4 हो गया इसका एरिया। तो 13 डिब्बे थे, 13 चौको। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मतलब ये बताने का कोई तुक नहीं था, बट ये चूंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वास्तव में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो एक जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था वो ये था कि भाई एरिया उन्होंने बढ़ा दिया कुछ परसेंटेज से, तो बताया कि भाई नया एरिया कितना होगा, है ना। ये फिर डंडा वाला एक क्वेश्चन था, तो वो कैसे कैसे क्या है। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा कह सकते हैं भाई थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती हैं। क्लियर? तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, मतलब, है ना। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब इसमें अब मैं इसी तरीके क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं, कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं वो वेरी करते रहते हैं। तो वो सब आप अपने इनसे ट्राई कीजिएगा, है ना बने तो फिर आप जरूर उसको कहीं ना कहीं से फॉलो करें या फिर कमेंट करें, तो मैं उसको अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस का ले लेते हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस का ले लेते हैं, वो 2018 का क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल 36 पाई है, ठीक है। चलिए उसमें कुछ दिया नहीं रेडियस वोडियस, सीधे से क्या दिया, ऐसे बस ये दे दिया, ये वृत्त है, ठीक है। अब इसको 6 सेक्शन में डिवाइड कर दिया इन्होंने, ऐसे 6 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक सेक्शन में उन्होंने कुछ ऐसे सेट कर दिया, ये वाली, ठीक। तो अब बोल रहे हैं कि भाई जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, उनका जो पूरा एरिया है, ठीक है, इनका पूरा एरिया कितना है, 36 पाई, ठीक है, 36 पाई। अब बोल क्या रहे हैं कि ये जो शेडेड, ये जो टुकड़ा वाला एरिया है ना, इसका एरिया नहीं पूछा है आपसे कि भाई 6 टुकड़े में बांट दिया 36 पाई है तो 6 से डिवाइड किया 6 पाई आ गया, नहीं, आपसे एरिया नहीं पूछा है। ये पूछा है आपसे, ये P है और ये Q है, तो ये P और Q की लंबाई पूछा है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अब ये कैसे करेंगे आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई दो अप्रोच हो सकती है। भाई अगर 6 टुकड़ों में बांटा है, ठीक है, तो 6 टुकड़ों में अगर बांटा है तो इसका ये एंगल कितना होगा, भाई 360 पूरा था तो 6 टुकड़ों में बांटे 60 डिग्री हो गया, ये क्लियर है, 60 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ ये समझिए कि भाई पूरा, अगर इसका एरिया की बात करें R, तो पूरा एरिया था हमारा सर्किल का πr², ठीक है, और जो ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, है ना। तो मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया बाई 6 कर देंगे πr² का, तो हमें 36 पाई दे रखा टोटल एरिया, ठीक है। तो जो शेडेड पोर्शन है ना, जो ऐसे बना दूं मैं ऐसे, जो इसका एरिया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 36 पाई बटे 6 हो जाएगा, क्लियर, यानी 6 पाई इसका एरिया हो गया, क्लियर है। तो अब 6 पाई इसका एरिया हो गया, तो 6 पाई एरिया हो गया तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, उसका एरिया दिया है 36 पाई, ठीक, और 36 पाई किसके बराबर हो गया, πr² के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि भाई उसका एरिया r होता है, मतलब πr² होता है, तो यहाँ से पाई उड़ गया तो r² 36 हो गया, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 6। मतलब ये जो सर्किल है ये 6 मतलब यूनिट का है, 6 आप इसको सेंटीमीटर कह लीजिए, मीटर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, है ना। तो जो 6 यूनिट का इसका रेडियस है इसका। अब जब 6 यूनिट का रेडियस आपको पता चल गया तो अब आप इसको कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई, पेरीमीटर आपसे पूछा है ना, परिधि,
तो इसका जो परिधि क्या हो जाएगा भाई, 2πr तो होता है पूरा पूरा, ठीक है। अब आपसे कितने का पूछा है, 1/6 का पूछा है, क्लियर। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊँ भाई, 2πr तो आपका पूरा पूरा था, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा कौन सा है, केवल ये पाई, ये 1/6 पूछा है। तो हमने क्या किया, 2πr किया और डिवाइड बाई 6 कर दिया। अब r हमने कैलकुलेट कर रखा था, तो 2 इंटू पाई इंटू आर हमारा 6 आया बाई 6, उड़ा दीजिए, कितना आ गया 2π, क्लियर। देखिए इसका जो आपका ये था, ये 2π हो गया आंसर, क्लियर है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं रहेगा, है ना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाए तो आप घबरा जाए, बट घबराइए नहीं, मोर और लेस 19-20 करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे एक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, वो एमपीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि बोल रहा है एक माली है, अपने आयताकार बाग में परिवर्तन करता है, उसकी लंबाई 40% घटा देता है और चौड़ाई बढ़ा देता है। मतलब उसने क्या किया था, उसने लंबाई बढ़ाया था, चौड़ाई घटाया था, इसने चौड़ाई घटाया, लंबाई बढ़ा दी, मतलब वो उल्टा कर दिया, चौड़ाई बढ़ा दिया है। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई ये भी हम कर लेंगे आराम से, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो वैसे ही करना है अप्रोच। तो कहने का आप समझ पा रहे हो भाई क्वेश्चन के तरीके कैसे हैं, है ना, अप्रोच क्या है। कभी कभी बोल देगा कि कोई मान लीजिए ऐसे दे देगा कि भाई कोई ऐसे स्फेयर है, उसके अंदर जो है ऐसे कोई बहुत बड़ा जो बेलन है, तो कितना बड़ा बेलन ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो आप भाई कैलकुलेट कर लेंगे, तो भाई बेलन है और ये इसका, तो ये डायगोनल के बराबर होगा। अब ये डायगोनल मैक्सिमम करेंगे, ये वो करेंगे। तो कहने का मतलब इसी तरीके के अप्रोच रहते हैं, उसमें कुछ आपको रिलेशन दे देगा, भाई इसकी रेडियस इतनी है, इसका हाइट इतना है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी मैंने फॉर्मूले बताए, चाहे स्फेयर के हों, चाहे क्या नाम से सिलेंडर के हों, है ना, चाहे शंकु के हों, कोन के, जो भी चीज़ें आप याद रखिए, बस उनको आपस में कोरिलेट कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक हमारे बच गए थे वो क्या थे मिसलेनियस में, ये क्षेत्रमिति तो हो गया आपका मेंसुरेशन। अब बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ये हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बस मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा। अगर त्रिकोणमिति है, इसको मैं साथ में लेके चलूँगा, त्रिकोणमिति एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, मतलब ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है, ये हो गया। तो अब त्रिकोणमिति आप जानते होंगे दोस्तों, सब लोग जानते होंगे भाई। अगर मान लीजिए, है ना, मैं आपको एक यहीं पे समझा देता हूँ भाई, ऐसे ऐसे और ऐसे ये है, ठीक, ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं ये लंब, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है, इसको मान लीजिए मैं एल से दिखा दिया, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है, आधार, इसको मैं बी से दिखा दिया, ठीक है, और ये जो है इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको एच से दिखा दिया, यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये हो गया। तो आप पाइथागोरस को तो जानते ही हैं, जहाँ ये सारी चीज़ें आएंगी तुरंत पाइथागोरस फटाक से चले आएंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस आ गए। अब पाइथागोरस ने क्या बोला था, पाइथागोरस ने बोला था भाई आधार, ये कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का बराबर होता है, ठीक। ये तो चीज़ें हो गई, कब, जब ये राइट एंगल हो। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि राइट एंगल के लिए ही वैलिड है, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, मैं आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, अगर ये एंगल थीटा है 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री जितना भी है ना, तो अगर ये थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक, साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, ठीक है। यानी मैं आपको अगर इन शॉर्ट बताऊं, अगर ये थीटा है तो इसके सामने का जो साइड होता है ना वो लंब होता है। अगर मान लीजिए मैं इसको थीटा मान लेता, समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं इसको थीटा मान लेता, ये अगर ये थीटा होता तो फिर ये लंब हो जाता, ये आधार ना होता, समझ रहे। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूँ, जो मान के चल रहा हूँ उसी के बेसिस पे लिख रहा हूँ अगर ये थीटा है तो लंब हो गया, तो इसका मतलब L/H, क्लियर है, ये हो गया। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया B/H, ठीक। ऐसे ही अब अगर tan थीटा की बात करें, tan थीटा, तो tan थीटा की बात क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार, ठीक, यानी L/B, ठीक है, समझ रहे हैं आप। मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपके ले देखिए थीटा तो आपका यही था, ये आपका थीटा हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया इस थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो बस वही है सिंपल सा, साइन थीटा किया तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा किया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा किया लंब बटे आधार, ठीक है। अब ये 3 बेसिक होते हैं। इसके बाद आप उल्टा कर सकते हैं, यानी कभी कभी आपसे अगर मान लीजिए पूछ लिया कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है, यानी कर्ण बटे लंब।
फिर सेक थीटा पूछ लेगा, सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, ठीक है। या फिर टेन थीटा है तो इसका कॉट होता है, कॉट COT 1/tan थीटा, बस ये इतना सा है। तो ले दे के इतनी सी बात होती है। और कभी कभी क्या है, टेन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप इन तीनों का रिलेशन आपस में देखोगे तो भाई टेन थीटा क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा लिखा है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। मतलब आप साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो लंब बटे आधार आ जाएगा, तो वही होता है आपका टेन थीटा। क्लियर है? तो ये चीज़ें हो गई। अब एक टेबल आती है, मतलब आप अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट बेसिक आप याद कर लें कि भाई साइन 0 का मान कितना होता है ना, साइन 30 का मान कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, आपको याद भी होगा और नहीं भी होगा तो आपको याद करना चाहिए। अब जैसे ये टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टेबल। अब इधर मैं लिख रहा हूँ ब्लू कलर से, ये थीटा है तो एक बार 0 डिग्री ले लिया, फिर 30 डिग्री, जो इंपॉर्टेंट एंगल है वही लिख रहा हूँ, फिर 45, फिर 60 और फिर ये 90। ठीक है, चलिए ये कुछ नहीं है। और उसके बाद अब मैं जो अगला लिखने जा रहा हूँ वो है, मान लीजिए ये साइन थीटा की बात किया, ठीक, फिर कॉस थीटा और फिर टेन थीटा, यही हमारे इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं को हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो भाई साइन, अब जैसे ये 0 है तो 0 में साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। ये आप याद कर लीजिए, एक आप याद कर लेंगे आपको सब याद हो जाएगा। अगर आपने एक याद किया, बस इसीलिए मैं इसको लिख के बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। आपने साइन 0 किया तो 0, मतलब ये 1/2, फिर 1/√2 है ना ये। अब कॉस की वैल्यू लिखने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पता चल गया तो जो ये 1 है ये इधर हो जाएगा, यानी 1 हो गया, फिर √3 इधर हो जाएगा तो √3/2 हो गया, फिर ये 1/√2 ही रहेगा, ठीक। ये 1/2 इधर 1/2 हो जाएगा, और ये जो 0 है 0 इधर हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको ये पता चल गया। अब आप टेन थीटा की करेंगे तो क्या होता है, टेन थीटा तो साइन बाई कॉस कर दीजिए, 0/1 0, ये क्या हो जाएगा √3/2, तो √3 मतलब 1/√3 है ना, ये क्या हो जाएगा 145, ठीक है, ये क्या हो जाएगा √3, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, बस आपको एक चीज़ याद रखना था साइन थीटा का। और ये क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 क्या, इसको इनफाइनाइट देते हैं तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है, ये चीज़ होता है अपरिभाषित। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो कॉट का आएगा, फिर सेक का आएगा, फिर कॉसेक का आएगा। तो इनको करने की याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये 1/tan हो गया, ये 1/cos हो गया, ये 1/sin हो गया, तो ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो ले देखिए आपको जो याद करना है वो ये है, साइन 0 का आपने साइन 0 कर लिया, उसका उल्टा मतलब 0 से लेकर 90 तक गए तो ये, अब 90 से लेकर 0 तक आए तो ये, तो कॉस का भी हो गया, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan का आ जाएगा, बस। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब एक दो और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थ्योरम है, तो ये क्या है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? ये आप याद करिए, ठीक है। उसके बाद उसके कहाँ चला गया उड़ के, यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा या माइनस साइन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। और उसी तरीके से अगर सेक की जगह कॉसेक कर दें और tan की जगह कॉट कर दें, ठीक है, तो भी ये 1 होगा, ठीक। ये तो ले दे के आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, बहुत बेसिक सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको आप याद कर लीजिए। और उसके बाद आप जानते होंगे कि भाई साइन, ठीक, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक। उसी तरीके से अगर कॉस 90 माइनस थीटा कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि यही चीज़ तो है कि भाई 0 था तो 0 पे 0 आ रहा था, और 90 माइनस 0 यानी 90, है ना, मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ। तो भाई कॉस, समझ रहे भाई, कॉस 0 यानी क्या हो गया, साइन 90, साइन 90 क्या है, 1 है, तो वही चीज़ें रिवर्स होती जा रही हैं, समझ रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है, जो चीज़ें आपको लिखी हैं वो यही है कि भाई अगर 0 पे कुछ वैल्यू इसकी ये है तो जो कॉस 0 की वैल्यू होगी वही साइन 0, मतलब वो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी, और जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी, समझ रहे, मतलब 90 का डिफरेंस होगा दोनों में।
तो वही चीज़ है कि भाई 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ कि भाई cos 30, ठीक, या फिर चलिए साइन आपको समझ में आता है तो साइन से लिखता हूँ कि भाई साइन 30, तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 30, ये हो जाएगा, मतलब cos 60। तो आप अगर टेबल में जाएंगे तो साइन 30 भी 1/2 होता है, cos 60 भी 1/2 होता है, समझ रहे? तो ये चीज़ है, समझ रहे हैं भाई? ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा ये इक्वल होंगे, ठीक, ऐसे। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं, ना ही यूपीएससी से इससे क्वेश्चन पूछता है। बस इससे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी ने हाइट एंड डिस्टेंस से एक आध दो क्वेश्चन पूछा है, तो बस वही मैं डिस्कस करूँगा कि भाई हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक होता है जैसे हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊँ तो जैसे ये एक बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक, ये एक बिल्डिंग है और ये एक रोड है। अब ये बिल्डिंग कह सकते हैं, पेड़ कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, है ना। तो कहने का मतलब आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भाई आप यहाँ पे हो, एक कोई आदमी मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है ना ऐसे, तो अगर वो यहाँ पे इसको देखता है ऐसे, तो ये जो एंगल बनता है, बस आपको टर्म में बता रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं उन्नयन एंगल, उन्नयन कोण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन एंगल, ठीक है, एलिवेशन एंगल, ठीक। ये तो हो गया ये चीज़। अब अगर मान लीजिए दूसरा कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक, दूसरा कोई आदमी यहाँ खड़ा है, अब वो जो है वो नीचे देखता है। अब नीचे मान लीजिए कोई कार जा रही है, ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कोई भी चीज़ है, ये कार है, ठीक है, ये कार हो गई। अब अगर वो इसको देखता है ऐसे, ठीक है, ऐसे देख रहा है, तो जो ये वाला कोण बनाएगा वो ये वाला, है ना, ऊपर से ये वाला कोण, इस वाले कोण की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाले कोण की, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, अवनमन कोण। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, मतलब ये जो बेसिक सा चीज़ है, क्योंकि भाई क्वेश्चन में अगर आपके दे दिया उन्नयन कोण, अवनमन कोण कुछ दे दिया, तो अगर आपको नहीं पता है वो क्या होती है तो आपको दिक्कत हो सकता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये आपको समझना चाहिए। तो ये ऐसे बेसिक चीज़ें हैं। अब अगर अगली बात करें तो अब क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो भाई इसमें हमें यूज़ क्या होगा, जो हाइट एंड डिस्टेंस है इसमें यूज होता है दो चीज़ों का, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का और पाइथागोरस, ये दोनों, क्योंकि भाई राइट एंगल है तो पाइथागोरस भी आ जाएंगे, ठीक है, मतलब पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री मिला देंगे तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको साथ में उठाया भी है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन एक समझ लेते हैं, आप खुद ही समझ में आ जाएगा। ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसको मैं समझता हूँ, बताता हूँ कि क्या बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि AB किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है, ठीक है, थोड़ा कहीं हल्ला हो रहा है, बस थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि AB किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है और A वह बिंदु है जहां पर तने का आधार जमीन को छूता है। आप स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर आप उसको इमेजिन कीजिए, फिर मैं उसको ड्रॉ करके जब बताऊंगा तो आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। भाई AB किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है और A वह बिंदु है जहां पर तने का आधार जमीन को छूता है, ठीक। किसी तूफान के कारण तना बिंदु C से टूट गया है, ठीक है, जो 20 मीटर की ऊंचाई पर है। अब क्या बोल रहा है आगे कि टूटा हुआ भाग आंशिक रूप से तने के ऊर्ध्वाधर हिस्से से C पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि टूटे हुए भाग का सिरा B जमीन को D पर छूता है, ठीक है, जो कि A से 5 मीटर की दूरी पर है, तो बताइए कि तने की मूल ऊंचाई क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब कुछ लोगों को तो बाउंस हो गया होगा, कुछ लोग कैच कर लिए होंगे, तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भाई हम समझते हैं, हमारा ये एक ज़मीन था, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ये ज़मीन है, इसमें ऐसे एक पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, पेड़ खड़ा है, खड़ा कर दिए पेड़। अब क्या बोल रहा है कि भाई जो पेड़ खड़ा है इसका नाम AB है, AB है तो A कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है नीचे वाला जो बेस में है, और B पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो ऊपर है, मतलब AB पेड़ खड़ा हो गया, ठीक है। अब AB पेड़ खड़ा हो गया, बोल रहे कि हवा चल रही है। मान लीजिए मैं हवा दिखा देता हूँ यहाँ पे, ऐसे ये नीले कलर से हवा चल रही है, अरे थोड़ा अच्छी हवा दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे हवा चल रही थी,
ठीक है। अब हवा ऐसे 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 चल रही है, ऐसे ऐसे हवा चल रही है, ठीक। अब हवा चल रही है तो क्या वो पेड़ टूट गया। अब पेड़ कहाँ से टूटा, मान लीजिए मैं कहता हूँ पेड़ यहाँ कहीं से टूट गया, ठीक है। अब पेड़ यहाँ कहीं से टूट गया, अब ये जो टूटा इसका पॉइंट है सी, ठीक है। सी पॉइंट से टूट गया पेड़, अब सी पॉइंट से टूट गया। अब बोल क्या रहा है भाई, सी पॉइंट से टूटने के बाद ये गिरेगा बी ऐसे नीचे, है ना, बी नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरा ऐसे 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 ऐसे, लेकिन वो सी से अटैच्ड है, ठीक है। वो ये बोल रहा है, थोड़ा सा इसको आप बड़ा कर सकते हैं, तो छोटा बड़ा दिख रहा होगा, बट वो जब गिरा ना ऐसे, तो यहाँ कहीं गिरा बी जमीन पे, ठीक। बी गिर गया यहाँ पे, सी से अटैच्ड है अभी भी, ठीक है। अब जो बोल रहा है क्वेश्चन में आपको दे भी रखा है डाटा, वो क्या दे रखा है कि जो सी है ना, ये यहाँ से इतना, ये 12 मीटर की ऊंचाई है, मतलब 12 मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूटा है, तो ये हो गया आपका 12 मीटर, ठीक। अब क्या बोला है कि जो बी है, ये जो बी गिरा है ना, ये जो फट गिरा यहाँ पे बी, तो ये जो गिरा है बी, वो जो आपका बेस है, ये बेस ए था, है ना, ये बेस ए था, ए से कितनी दूरी पे गिरा, ये 5 मीटर है। बस आपको अब ये दे दिया। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है भाई बताइए ये जो आपका ए बी था ना पूरा का पूरा, ये कितना था। मतलब आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ए बी हमसे पूछा है तो ए सी तक तो हमको पता है भाई 12 है, अगर बचा हुआ हमको पता चल जाए, ये पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। अब इसको करने का क्या तरीका हो गया भाई, 12 ये था, अब ये 5 है, तो अब 5 है, इसका मतलब अगर आपको ये हाइट पता चल जाए, है ना, यही तो गिरा है हमारा, अगर ये हमको पता चल जाए, मैं इसको अगर थोड़ा कलम चेंज कर दूँ, इस कलम से दिखाऊँ, ये जो आपकी हाइट है ये अगर पता चल जाए तो यही उठा दे वापस, तो ये आपका जुड़ जाएगा इतना। क्लियर है, बस देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आंसर पाइए, ठीक है। अब क्या है भाई, ये इसको एल मान लीजिए, अगर बचा हुआ जो है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है आपको भाई, 5 ये था, 12 ये था, तो इसका जो कर्ण है वो यही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 13, ठीक है, 13 हो गई। इसका मतलब 13 हाइट इसकी गिर गई थी। अब इसको अगर वापस आप उठा देंगे तो ये 13 उठ जाएगा, 13 ये उठ जाएगा, 12 ये हो गया, तो टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी, टोटल हाइट कितनी हो गई 13 + 12 यानी 25 मीटर। तो 25 मीटर ऊंचा पेड़ था, सोचिए 25 मीटर ऊंचा पेड़ था, उन्होंने गिरा दिया, फटाक से आपका आंसर आ गया, आपने सॉल्व कर लिया। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे। तो बस ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है, किसी किसी में एंगल दे देगा, किसी किसी में उन्नयन कोण दे देगा, ऑर्नामेंट कोण दे देगा, कुछ ऐसे दे देगा, है ना। तो मैंने जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिकी था उसको मैंने बताने की कोशिश की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा ये लेक्चर आज का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो बस आपसे एक ही आग्रह है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें जो दोस्तों, ठीक है। और अपने कमेंट इसमें ज़रूर डालें सुझाव में, भाई क्या क्या कैसा लगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। अब हमारा आज का मैथ का जो पोर्शन है वो कवर हो गया है, अब बचे हुए जो पोर्शन है रीजनिंग और ये जो कंप्रहेंशन एटसेट्रा जो मिसलेनियस टॉपिक है वो सब हम धीरे धीरे कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।